तो गाइज आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें आपको बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिससे आपका जो पूरा चैप्टर है ये इसमें आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आपके स्कूल टेस्ट से लेकर प्री बोर्ड से लेकर के आपके बोर्ड एग्जाम तक की तैयारी जो है बढ़िया हो जाएगी। जो क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, अगर आप इसके साथ साथ मिशन 95 प्लस बुक से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो तो आपके फिजिक्स में जो मार्क्स हैं वो डेफिनेटली बढ़ रहे हैं। लगातार बच्चों के पास ये बुक पहुंच रही है, कम्युनिटी पर मैं लगातार पोस्ट करता रहता हूं। हाँ, तो आप जल्दी से जाइए और इस बुक को अभी ऑर्डर कर लो, क्योंकि जो भी बच्चा मिशन 95 प्लस से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेगा फिजिक्स में डेफिनेटली उसके 15 से 20 नंबर बढ़ने ही वाले हैं। मतलब आप 90 की रेंज में कब पहुंच जाओगे आपको पता ही नहीं पड़ेगा। इस बुक के अंदर आपको हैंड रिटन नोट्स दिए गए हैं, जिसके बाद आपको कोई और नोट्स नहीं चाहिए। और इस बुक के अंदर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, अगर आप उनको प्रैक्टिस करते हो ईमानदारी से तो डेफिनेटली आपको किसी और बुक की जरूरत नहीं होगी। तो आप इस बुक को प्रैक्टिस करो और आपने जो नंबर है वो 90 की रेंज में लेकर के आओ गारंटी से। गाइज, अगर आप इस बुक को डिस्काउंटेड प्राइस पे जाते हो तो मैं आपको अभी लिंक दे रहा हूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में, तो आप जल्दी अभी बिल्कुल अभी इसको ऑर्डर कर लो और यहां से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, क्योंकि जिस बच्चे के पास मिशन 95 प्लस होगी गाइज मैं गारंटी देता हूं, अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपकी 90 की रेंज में फिजिक्स के अंदर मार्क्स आकर के रहेंगे। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। सबसे पहले मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो बेसिक हमारे पास फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, वहां से क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और ऐसे क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करवाऊंगा जो कि एग्जाम में आते हैं, जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, तो कभी भी आपको आईटी ग्राफ दिया होगा, इस कभी भी देखो ये करंट है एम्पियर में, टाइम सेकंड में, कभी भी आपको आईटी ग्राफ दिया हो और कह दे कि चार्ज निकालो, क्या निकालो? चार्ज। तो चार्ज अगर आपको निकालना है तो आपको निकालना पड़ेगा एरिया अंडर कर्व। कभी भी आईटी ग्राफ आपको दिया है तो आपको आईटी ग्राफ से का अगर आप एरिया निकाल लेते हो तो आपको मिलता है चार्ज। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए ये आई है ये टी है, तो आप इसके अंदर देख रहे हो कि दो ट्राइंगल मुझे देखने को मिल रहे हैं। टोटल 6 सेकंड बोला, यहां से 6 सेकंड में आपको निकालना है चार्ज। तो आप क्या करोगे भाई, देखो ये ट्राइंगल दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, तो आप फॉर्मूला लगाओगे 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस है 0 से लेके 3 और हाइट है देखो कितनी, हाइट है 4, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस ये भी मुझे एक ट्राइंगल दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, तो फिर इसका एरिया निकालूंगा 1/2 बेस। तो देखो 3 से लेके 6 यानी कि ये 3 हो गया बेस, बेस इंटू हाइट कितनी है, हाइट फिर से इस वाले ट्राइंगल की भी 4 है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास निकल के आएगा 12 टोटल आएगा मेरे पास। ये कितना हो जाएगा, 6 + 6 मतलब ये हो जाएगा 12। तो 12, और क्योंकि ये मिली एम्पियर में नहीं दिया तो ये सिंपल एम्पियर और सेकंड में, तो 12 कूलम जो चार्ज की वैल्यू है वो आ जाएगी। क्लियर है गाइस? तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि इस 6 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ सर्किट के अंदर, तो हमने बोला कि 12 कूलम चार्ज फ्लो हुआ। अब देखिए इस पर बेस्ड, जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने कई बार प्रैक्टिस करवाए पिछले साल भी, और पेपर में क्या आ गया आप लोग जरा यहां पर देखिए। ये जेई का 2019 का क्वेश्चन है। मतलब ऐसे क्वेश्चन जैसे देखो जेई के मैंने एडवांस क्वेश्चन नहीं लिए हैं, मैंने जेई के वो क्वेश्चन लिए हैं या नीट के वो क्वेश्चन लिए हैं या आसपास से वो क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम में, जो बोर्ड्स में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो जैसे मान लीजिए वीडियो को पॉज करो और पॉज करने के बाद खुद से आप लोग इसका आंसर बताइए। क्या लिखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट एट टी इज इक्वल टू 4 सेकंड। गाइज देखो बच्चे गलती क्या कर जाएंगे कि 4 सेकंड में या 4 सेकंड पर कितना करंट होगा, तो बच्चे करेंगे बोला यहां से लेके यहां तक ट्राइंगल का एरिया निकाल, मतलब इसका एरिया निकाल लेंगे, इसमें लगा देंगे 1/2 बेस इंटू हाइट और इसमें लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगा देंगे। हाँ, तो गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ क्या हो जाएगी, आंसर नहीं आएगा। हाँ, तो उसने पूछा इन 4 सेकंड नहीं पूछा, उसने पूछा एट 4 सेकंड, मतलब करेक्ट इस 4 सेकंड पर हम लोगों को निकालना होगा। करेक्ट 4 सेकंड पर हमें निकालना है। तो भाई आप मुझे बताइए इसमें ये क्या है, ये Q वर्सेस T है, ये Q वर्सेस T है, Q वर्सेस T है, आई टी नहीं है, ये है QT। तो I इज इक्वल टू होता है Q बाई टी। मतलब इस ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकालूंगा, इस ग्राफ का स्लोप जो होगा, स्लोप देगा करंट, स्लोप Q बाई टी से स्लोप देगा करंट। तो अब आप मुझे बताओ, तो आप देखो अगर मेरे पास आईटी ग्राफ है, आईटी ग्राफ, और आईटी ग्राफ्स का अगर मैं एरिया निकालता हूं तो मुझे मिलता है चार्ज। लेकिन अगर मेरे पास क्यूटी ग्राफ है और क्यूटी ग्राफ का एरिया नहीं निकाला जाता है, क्यूटी ग्राफ का स्लोप निकालता हूं तो मुझे मिलता है करंट। और वही चीज इसने यहां पर पूछी है। हाँ, तो यहां पर क्या दिया गया है, बोला ये क्यू है ये टी है, तो इसका आप लोग कितने पे पूछ रहा है, बोला एट 4 सेकंड, करेक्ट 4 सेकंड पर पूछ रहा है। तो भाई यहां पे तो स्लोप 0 है,
4 सेकंड पर तो स्लोप 0 है, और अगर स्लोप 0 हो गया तो उसका मतलब है करंट भी 0 हो गया, तो ये हमारे पास 0 आ गया। बताइए जरा, क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे और हमें यहां पर क्या दिया जा रहा है वो जरा हम लोग देख लेते हैं। रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन है गाइस, रेजिस्टेंस वाला। अब अगर आप लोग थोड़ी बात भी समझते हो तो हम लोगों ने कई बार इस चीज को पढ़ा हुआ है, कई बार इस चीज को पढ़ा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन एक नंबर में जरूर पूछ लिए जाते हैं गाइस। सबसे पहले तो अगर आप लोगों से कह दिया जाए कि ये रेजिस्टेंस जो होती है ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए होता है। रो रेजिस्टिविटी है जो कि सिर्फ मटेरियल पर एंड टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। नाउ अगर मैं आप लोगों से ये बोल दूं कि वायर इज डबल्ड, अगर आप लोगों को ये बोल दिया जाए लेंथ इज डबल्ड, लेंथ इज डबल्ड, अगर आपने लेंथ को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस विल बी डबल्ड, तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी। गाइस बताओ, यही तो हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपने लेंथ को डबल किया ऑन स्ट्रेचिंग, आपने खींच का डबल किया है ऑन स्ट्रेचिंग, ऑन स्ट्रेचिंग, अगर आपने खींच के डबल किया है तो रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एन स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी। अगर आपने एन स्क्वायर टाइम्स मतलब 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स हो जाएगी। अगर आप स्ट्रेच करके अगर उसको किसी भी चीज को डबल करते हो, ट्रिपल करते हो, तो जितने गुना, जितने टाइम्स आप लोग लेंथ को बढ़ाते हो उसके स्क्वायर टाइम्स जो रेजिस्टेंस वो बढ़ जाती है। अगर आप खींच के किसी को 3 टाइम्स कर दो किसी की लेंथ को, तो रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी। अगर आप खींच के कर रहे हो ना उसको, स्ट्रेच करके आप किसी को डबल ट्रिपल कर रहे हो, तो रेजिस्टेंस उसके 3 का स्क्वायर टाइम्स, मतलब रेजिस्टेंस 9 टाइम्स हो जाएगी। लेंथ को जितने गुना खींचकर बढ़ा देते हो उतने उसका स्क्वायर टाइम्स रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। ओके चलो, तो पहला क्वेश्चन हमें यहां पर ये मिलता है। जैसे इस टाइप में एक सिंपल क्वेश्चन भी होता है ना। चलो जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन कभी भी आपको ऐसा मिल जाए, आपसे कभी ऐसे कहेगा, ये क्वेश्चन जो है जेई में पूछा गया 2021 में, और ये बोर्ड्स के लिए बिल्कुल कैपेबल है। नाउ अब देखो, आपसे कह रहा है कि एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस है 1 ओम, लेंथ है 1 मीटर, लेंथ है 1 मीटर, इट इज स्ट्रेच्ड टिल इट्स लेंथ इंक्रीजेस बाय 25%। देखो इनिशियल लेंथ कुछ भी थी आपकी, कितनी हो जाएगी, इनिशियल लेंथ एल होगी, तो रो इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए हो गया ना। अब ध्यान देखना कि लेंथ की कितनी गुना कर दी गई, 25% बढ़ा दी गई। इट इज स्ट्रेच्ड टिल इट्स लेंथ इंक्रीजेस बाय 25%, मतलब जो उसकी नई वाली लेंथ है वो कितनी हो गई, एल में बढ़ा दिया हमने 25%। 25% का मतलब होता है गाइस 25% कहे ना, तो इसको लिखना 1.25 एल। अगर ये बोले कि 1.5 गुना बढ़ा दी गई, 50% बढ़ा दी गई, तो लिखना 1.5 एल। अगर बोले 2 गुना बढ़ा दी गई तो लिखना 2 एल। अगर बोले 3 गुना बढ़ा दी गई तो लिखना 3 एल। तो इसी प्रकार जितने परसेंट बढ़ा दिए जाते हैं, लेट्स से 25% बढ़ा दी तो लिखना 1.25 एल। ओके ना, तो कह रहा है कि लेंथ जो है कितनी हो गई, 1.25 एल हो गई। बस अब कुछ भी नहीं करना, अब सिंपल आप ये देखो कि नई वाली रेजिस्टेंस कितनी होगी, तो इसी का स्क्वायर कर दो। तो आर डैश इज इक्वल टू, जब आप इसका स्क्वायर करोगे 1.25 का स्क्वायर जब आप करोगे तो ये कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपके पास, जितने गुना हो जाए ना लेंथ, जितने गुना बढ़ जाए बस उसका स्क्वायर कर देना। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना निकल के आएगा, 125 का स्क्वायर करोगे तो 1560 के आसपास आ सकता है। 1.25 इंटू 1.25 कितना आ रहा है, 1.5625। तो आर डैश इज इक्वल टू कितना आ गया, 1.5625। इसका मतलब ये हो गया कि नई वाली रेजिस्टेंस पुरानी रेजिस्टेंस के इतने गुना हो गई। मतलब अगर आप इसको देखोगे तो कितने परसेंट बढ़ गई, तो 1 से आगे कितना है 0.56, मतलब 56% इंक्रीमेंट हो गया इसमें। कितने परसेंट, 56% इंक्रीमेंट। अगर यहाँ पे 1.8 निकल के आता तो इसका मतलब ये हो गया कि 80% रेजिस्टेंस बढ़ गई। यहाँ पे 1.7 लिख के आता तो 70% रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई पिछले वाले कंपैरिजन में। तो 56% इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, एक नंबर में ही आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको अगला क्वेश्चन यहाँ पे बताता हूं, जरा देखिएगा। अगर पिछले में कहीं दिक्कत, देखो 2026 में सीबीएसई में, मतलब इसी साल पूछा गया क्वेश्चन है। क्या लिखा है कि एक वायर को ग्रेजुअली आपने स्ट्रेच करा और स्ट्रेच करके इसको 100% बढ़ा दिया। मतलब 100% बढ़ाने का मतलब क्या है, पहले से लेंथ थी एल और 100% आपने बढ़ा दिया। पहले लेंथ कितनी थी, बोला पहले लेंथ थी एल, अब आपने 100% बढ़ा दिया, 100%। तो ये कितना हो जाएगा, परसेंट का मतलब होता है अपॉन में 100, तो ये हो गया मेरे पास एल डैश इज इक्वल टू 2L। अब देखिए ये देखो ये कितना बढ़ गया भाई, एल डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 2L। नाउ अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, अगर आप लोग रेजिस्टेंस निकालोगे नई रेजिस्टेंस तो कितनी हो जाएगी, एन स्क्वायर टाइम्स आर। तो आर डैश इज इक्वल टू, आप यहां पर देखो एन स्क्वायर,
एन स्क्वायर, देखिए जरा, तो एन का स्क्वायर करोगे तो आप कितना आएगा, बोला 2 का स्क्वायर टाइम्स आर, तो आर डैश इज इक्वल टू कितना बनेगा, बोला 4r। अब आप यहाँ पे ये मत बोलना कि 400% बढ़ गई, तो आप यहाँ पे 400% लगाया और गलत हो जाए, क्यों क्यों गलत हो जाएगा, उसने पूछा है कि इट्स रेजिस्टेंस विल इंक्रीज बाय, बोला इसकी रेजिस्टेंस कितनी परसेंट बढ़ गई, कितनी इंक्रीज हो गई, तो पहले थी r, अब हो गई 4r, तो कितनी बढ़ गई बताओ जरा, 3r। ऑब्वियस है कि नहीं है, पहले कितनी थी, पहले थी 4r और अब कितनी है, अब है 3r, सॉरी पहले थी r, अब हो गई 4r, तो बढ़ कितनी गई है बताओ, 3r बढ़ गई ना, मतलब ये 3 गुना बढ़ गई, 300% बढ़ गई। जैसे पिछले वाले केस में पहले थी कितनी, पहले थी r और फिर कितनी हो गई 1.56 r, मतलब 0.56 बढ़ गई, मतलब 56% बढ़ गई थी। हाँ, अब इस वाले केस में पहले थी r, अब हो गई 4r, तो कितनी बढ़ गई, 3r बढ़ गई ना, मतलब 300% बढ़ गई। और फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है, बोले सर क्या फॉर्मूला होता है, फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल इनटू 100%। इसमें वैल्यू पुट करोगे तब भी आंसर आएगा, पिछले क्वेश्चन में पुट करोगे तब भी आंसर आएगा, इनटू 100%। कितना निकल के आया, 3r बाय r इनटू 100%। ओके गाइस, सॉरी, देखिए ना, देखिए तो हमारे पास ये निकल के आ गया, ये 2026 का क्वेश्चन है, 2026 का क्वेश्चन है, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ेंगे, अब ये क्वेश्चन 2025 में आया, 2025 में 2025 सीबीएसई में क्वेश्चन क्या पूछा गया, जरा देख लेते हैं। आप लोग इसको पढ़िए रजिस्ट, तो आप समझ रहे हो कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेने हैं बुक से। और कौन सी बुक, मेरी जो बुक है जिसकी लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी है, मिशन 95 प्लस, उसी को आपको लेना है। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ जाएंगे तो क्या लिखा गया है, जरा पढ़ लो इसको। इफ आर एंड एस आर, इफ आर एस एंड आर पी, कह रहा है आर एस एंड आर पी आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एन रजिस्टर ईच ऑफ वैल्यू कैपिटल आर इन सीरीज एंड इन पैरेलल। ये देखिए कह रहा है कि आर एस क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सीरीज में, और आरपी क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है पैरेलल में। हाँ, किसकी रेजिस्टेंस, बोला जब आप एन रजिस्टर को जिन सभी की वैल्यू आर है सीरीज में कनेक्ट करते हो, तो देखिए जरा क्या कह रहा है, लेट से एक रेजिस्टेंस, दूसरी रेजिस्टेंस, तीसरी रेजिस्टेंस, चौथी रेजिस्टेंस, प्रकार से एन रेजिस्टेंस है, कितनी रेजिस्टेंस है, एन रेजिस्टेंस है। आप इन सबको किसमें कनेक्ट कर लिया, सीरीज में, तो कह रहा है कि सीरीज में कनेक्ट करने पर रेजिस्टेंस हो गई आर एस। और अगर आप इन्हीं रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हो, इन्हीं रेजिस्टेंस को अगर आप लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हो, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो निकल के आती है, वो कह रहा है कि वो निकल के आती है आरपी। तो आप लोगों से कह रहा है कि आर एस माइनस आरपी कितना होगा, तो आर एस माइनस आरपी निकालना बहुत आसान है। देखो ये सारी सीरीज में, सारी सेम है, तो ये सबको ऐड कर देंगे तो बन जाएगा एन आर। और इन सबको, इन सभी कितनी निकलेगी, देखो अगर सभी रेजिस्टेंस सेम है, कितनी जितनी रेजिस्टेंस होती है उनका इनटू कर देते हैं, और पैरेलल में क्या कर देते हैं, जितनी रेजिस्टेंस है उन सबका डिवाइड कर देते हैं, यानी जितनी ब्रांचेस है उन सबका डिवाइड कर दिया, तो सीरीज में ये एन आर आंसर आएगा, पैरेलल में आर बाय एन आंसर आएगा। जब आप इनको, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा क्या है, आर एस बाय आर एस माइनस आरपी, तो अगर मैं मुझसे पूछा है सीरीज में से अगर आप पैरेलल घटा दोगे कितना आंसर आएगा, तो सीरीज में है एन आर और इसमें आर बाय एन। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आर तो कॉमन आ गया, ये बचेगा एन माइनस वन बाय एन, तो ये बचेगा मेरे पास आर एन स्क्वायर माइनस वन बाय एन। तो यहां पर ये हमारे पास आर एस माइनस आर पी आ गया। ये 2025 यानी 2025 में पूछा गया है क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर क्या लगा दोगे, सी विल बी इट्स करेक्ट आंसर, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए जरा, जरा क्लियर है। तो इस टाइप के जब आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग देखोगे कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको, लेकिन अगर हम लोग की क्वेश्चन प्रैक्टिस में ही कमी होगी तो कॉन्फिडेंस गाइस फिर हमें नहीं आएगा उतना। हाँ चलिए आगे बढ़ जाएंगे, और आगे बढ़ने पर देखिए यहां पर एक और क्वेश्चन दिया गया है। अब देखो ये क्या दिया गया, ये सीबीएसई में 2021 में जब सैंपल पेपर रिलीज किया था, मतलब सीबीएसई का ये ऑफिशियली रिलीज्ड सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। और गाइस याद रखिए सीबीएसई के सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो 4-5 साल बाद रिपीट जरूर होते हैं, और जो बच्चे मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे होते हैं वो जानते हैं कि क्वेश्चंस मैं बताता हूं किस तरीके से देखो रिपीट हो रहा है। ओके चलिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, करा है इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू ए सर्किट कंटेनिंग टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल कनेक्टेड इन पैरेलल। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट को पास करा गया एक सर्किट से जिसमें दो वायर हैं सेम मटेरियल के और वो पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि जब वो ये कह रहा है कि सेम मटेरियल,
गाइस जब वो ये कह दे सेम मटेरियल, तो सेम मटेरियल का मतलब होता है रेजिस्टिविटी, मतलब रो का सेम होना। जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कुछ टर्म्स होते हैं जो हमें उसी टाइम पे उनकी धरपकड़ कर लेना चाहिए, उनको पकड़ लेना चाहिए, हाँ, जिससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो सेम मटेरियल के थे, पैरेलल में हमने उनको कनेक्ट कर लिया। इफ लेंथ एंड रेडियस ऑफ वायर आर इन रेशियो ऑफ 3:2, कह रहा है लेंथ और रेडियस का जो रेशियो है वो 3:2 है। अच्छा एक बात बता दूं मैं आपको, एरिया अगर मैं किसी भी वायर का निकालना चाहता हूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अब आप एक बात बताओ कि एरिया का रेडियस के साथ रिलेशन क्या है? बोला सर आर स्क्वायर टाइम्स है। तो अगर रेडियस हमारे पास है 2r, तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा पाई, और ये r की जगह कितना ले लूंगा? 2r का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? पाई, और ये हो जाएगा 4r, तो 4 पाई r स्क्वायर। मतलब आप ये समझ लीजिए अगर मैं रेडियस को डबल कर दिया तो एरिया कितने गुना हो गया? 4 गुना हो गया। तो नया वाला एरिया अगर मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ a। इसी तरीके से अगर मैं आप लोगों से ये बोल दूं कि यदि रेडियस को हम लोग कर दें 3 टाइम्स, तो बताओ एरिया कितना हो जाएगा? बोला सर r स्क्वायर टाइम्स बढ़ा दो, तो 9 टाइम्स हो जाएगा। कैसे? पाई 3r का होल स्क्वायर, तो ये कितना बचेगा? बोला 9 पाई r स्क्वायर। मतलब जो एरिया जो रहेगा हमारा दैट विल बिकम 9 टाइम्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि आप रेडियस को 3 टाइम्स कर देते हो तो एरिया 3 का स्क्वायर मतलब 9 टाइम्स हो जाता है। यदि आप रेडियस को 2 टाइम्स कर देते हो तो जो एरिया है वो 4 टाइम्स मतलब 2 का स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। तो इन द सेम वे हम लोगों से ये कह रहा है कि पहले वायर के लिए, फॉर वायर 1, पहले वाले वायर के लिए जो लेंथ और रेडियस का रेशियो है वो 3/2 है। लेंथ और रेडियस का रेशियो 3/2 है। तो गाइस लेंथ और एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा? रेडियस का रेशियो 3/2 है। रेडियस की जगह पे 2 लिखा है, तो अगर मैं इसी को एरिया में कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा? 3/2 का स्क्वायर मतलब 4। वायर 2 के लिए कितना होगा? सेकंड वाले वायर के लिए कितना होगा? ये लेंथ एंड रेडियस का रेशियो दिया है 2/3, तो लेंथ का और रेडियस का रेशियो 2/3 है। अब रेडियस का स्क्वायर कर दूंगा तो एरिया मिल जाएगा। तो लेंथ एंड एरिया का जो रेशियो है वो कितना है? 2/3 की जगह 2 बाय रेडियस को एरिया में कन्वर्ट किया तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब मुझे यहाँ पे निकालना क्या है? मुझे यहाँ पे निकालना है रेशियो ऑफ करंट पासिंग थ्रू द वायर, मतलब मुझे करंट का रेशियो निकालना है जो वायर से पास होगा। तो गाइज आप यहाँ पर देखो कि I1 बाय I2 करूंगा तो बेसिकली करंट का रेशियो निकालना है। तो पहले क्या होगा? रेजिस्टेंस का रेशियो निकाल लूं, तो रेजिस्टेंस का रेशियो होता है सर R इज इक्वल टू रो L1 बाय A1 एंड R2 की जगह रो L2 बाय A2। अब क्योंकि मटेरियल सेम है तो रेजिस्टेंस तो सेम होने वाली है। हाँ सर बिल्कुल होने वाली है, रो से रो कट गया, तो R1 बाय R2 इज इक्वल टू हो गया L1 बाय A1 इंटू A2 बाय L2। ये हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो रेजिस्टेंस का जो रेशियो निकल के आ रहा है ये L1 बाय L2 कितना है? 3/4 है। ओके, एंड A2 बाय L2 बाय A2 2/9 है। पलट जाएगा तो 9/2 हो जाएगा। चलिए तो देखो ना भाई, पलटेगा नहीं है ऊपर जाके। तो आप लोग यहाँ पे देखो कि R1 बाय R2 इज इक्वल टू ये 27/8 हो गया। कितना हो गया? 27/8। तो रेजिस्टेंस का अगर रेशियो 27/8 है तो करंट का रेशियो क्या हो जाएगा? बताओ जरा। करंट का रेशियो हो जाएगा 8/27। ओके, क्योंकि रेजिस्टेंस और करंट का जो रिलेशन है वो इनवर्स होता है, तो 8/27 इसका करेक्ट आंसर है। ये आप लोगों से पूछा गया। ओके नाउ, तो ध्यान रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचते हैं, और बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको अभी बताता हूं। अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है इसका। अब जेई के 2023 में ये क्वेश्चन आया है। अब यही क्वेश्चन 2027 के पेपर में भी आ जाए तो एकदम ऐसे चौंक मत जाना कि अरे सर ये क्या हुआ। तो देखो इसको मैं आपको डायरेक्ट भी बताऊंगा और इसको सॉल्व करके ही बता दूंगा, तो आपको दोनों तरीके से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाने चाहिए। ओके चलो, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्या मिल रहा है, तो पहले हमारा फोकस क्वेश्चन पे होना चाहिए। देखो तो हमें क्वेश्चन में दे रहा है कि द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टर इज कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज वीडी। मतलब कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो वीडी दी गई है। ओके, द कंडक्टर इज नाउ रिप्लेस्ड बाय अनदर कंडक्टर विथ सेम मटेरियल। कह रहा है कि आप अब ना इसकी जगह एक दूसरा कंडक्टर लेके आ रहे हो, जिसका मटेरियल सेम है, मतलब रो सेम है, विथ सेम मटेरियल सेम मतलब रो सेम, सेम लेंथ, तो लेंथ भी सेम है, बट डबल्ड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। गाइस कह रहा है कि एरिया को देखना रो LA। भाई रेजिस्टेंस पिछले वाले की रेजिस्टेंस हम लोग क्या मान लें? R इज इक्वल टू
रो एल बाय ए, इस बार की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर इज इक्वल टू रो, रेजिस्टेंस मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है, बट एरिया ही तो डबल हो रहा है, तो एरिया अगर डबल कर दिया आपने तो रेजिस्टेंस कितनी हो गई, आर बाय टू। रेजिस्टेंस अगर आधी हो गई, अगर आपने एरिया डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस आधी हो गई, वैसे भी तो रिलेशन है, एरिया डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस आधी हो गई, रेजिस्टेंस आधी हो गई तो बताओ जरा करंट क्या हो जाएगा, बोला सर करंट डबल हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन चलता है, चलता है कि नहीं चलता, हाँ सर बिल्कुल चलता है। अब आप लोगों से आगे क्या पूछ रहा है, द अप्लाइड वोल्टेज रिमेन सेम, मतलब अगर पहले भी V वोल्टेज आपने अप्लाई करा था तो अभी भी V वोल्टेज आपने अप्लाई करा है, द न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी, तो कह रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो देखो सिंपल सी बात है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, I अपॉन एन ई ए, यहां से सॉल्व कर लो, I अपॉन एन ई ए, तो अब देखना करंट अगर आपका 2 टाइम्स हो गया 2I एन ई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी तो 2 टाइम्स कर दिया, तो बताओ ये तो जैसा का जैसे ही निकल के आ गया, तो I अपॉन एन ई निकल के आ गया, इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, सेम हो गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अगर आप एरिया को घटा रहे हो या बढ़ा रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हाँ तो और आपने इतना भी दिमाग लगाया और इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, ई टाउ बाय एम, क्या इसमें एरिया आ रहा है, बोला सर इसमें एरिया नहीं आ रहा, अगर एरिया नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को एरिया से कोई मतलब ही नहीं है, आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को घटाइए बढ़ाइए डजंट मैटर, तो भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम रह जाएगी। जेई 2023 का एक क्वेश्चन है और मैं आपको बता रहा हूं जेई के मैंने या नीट के सिर्फ वही क्वेश्चन लिए जो आपके एग्जाम में बोर्ड्स में पूछे जा सकते हैं, समझ गए बात को, चलो आगे बढ़ेंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चंस ये कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, आपको और ज्यादा प्रैक्टिस जो है इनको करना है, ओके चलिए आगे बढ़ेंगे। देखो ये बढ़िया क्वेश्चन, ये जेई का 2015 का क्वेश्चन है, अगेन मैंने वो क्वेश्चन लिया है जो इस साल 2027 में पूछा जा सकता है बोर्ड्स में। देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, देखो वैसे तो हम लोग ये जानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा देते हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ जाती है, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट उसने पहले ही टर्म में ये लिख दिया, क्वेश्चन जब स्टार्ट करा तो उसने पहले ही शब्द में लिख दिया सपोज, बोला मान लो कि, सपोज कर लो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है ये वेरी कर रही है विद अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एज वीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ई, कह रहा है सपोज कर लो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन है वो कैसा है, बोला रूट टाइम्स है इलेक्ट्रिक फील्ड के। द वीआई ग्राफ कह रहा है कि देखो वीडी का और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो, वीडी और इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन उसने दिया है और हमसे पूछ किसका रिलेशन रहा है, वीआई का, हमसे वीआई का रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, मुझे इस वीडी और मतलब मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड से वोल्टेज और करंट का रिलेशन निकालना है, वोल्टेज और करंट का रिलेशन निकालना है, ओके गाइस। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सर वोल्टेज और करंट का रिलेशन तो ये होता है ना, बिल्कुल होता है, कंडक्टर के लिए तो यही होता है, बट यहां पे बोल क्या रहा है, यहां पे कह रहा है कि यदि वीडी रूट ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओके ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो सिंपल सी बात है कि आप लोगों ने पढ़ा है कि वोल्टेज का फॉर्मूला होता है ई बाय एल, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डिस्टेंस, तो वोल्टेज जो है ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और करंट देखना जरा, करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बोला करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, तो करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो कहानी को समझो, कहानी को ये समझो कि हमें वीडी वर्सेस ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन दिया है और वहां से कह रहा है वोल्टेज वर्सेस करंट का रिलेशन डिराइव करो, तो कर लेंगे उसके हिसाब से बनाएंगे। देखो हम लोगों को पहले सारे फॉर्मूले याद होना चाहिए, तो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी या वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डिस्टेंस ई बाय एल, या होता है कि नहीं होता, हाँ सर होता है, सॉरी E इज इक्वल टू डीवी बाय डी आर पढ़ा है, तो डीवी मतलब V और डी आर मतलब डिस्टेंस, चलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज, एंड करंट जो है, करंट का फॉर्मूला एन ई ए वी डी, तो आप ये देखो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओके नाउ अब ध्यान से देखना कि वीडी और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसकी जगह मैं लिख दिया I और रूट E की जगह मैंने क्या लिख दिया, रूट V, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, हाँ
तो अब देखना जरा, अगर मैं v वर्सेस i मुझे चाहिए तो दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। अब दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, मतलब v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i स्क्वायर। और ऐसे केस में ग्राफ कैसा बनता है, अगर स्ट्रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ बनेगा आपका ऐसा, है ना। और अगर ये इस तरीके से y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है तो ग्राफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता हुआ इस तरीके का ग्राफ बनता है। तो ये v जो है ये i स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये हमारा जो थर्ड वाला ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो ग्राफ है ना, कभी भी x के ऊपर पावर n हो तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को ये रिप्रेजेंट करता है, ये वाला ग्राफ। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। ओके, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों से कह रहा है कौन सा vi ग्राफ सही से रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमने बता दिया। अब देखिए, तो आपको नहीं लगता कि इस साल ऐसा क्वेश्चन आ सकता है? हाँ, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि ये न्यूमेरिकल सीरीज के क्वेश्चन आप लोगों को बढ़िया लगते हैं कि नहीं लगते। गाइस, आप लोगों का रिस्पांस बड़ा ही डल सा है और ये डल रिस्पांस ही रहना चाहिए, बस ये डल रिस्पांस नहीं रहना चाहिए। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताया करिए कि हाँ सर ये मुझे समझ आ रहा है, ये मजा आ रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन और लेकर के आओ। हाँ, और ज्यादा क्वेश्चंस आपको चाहिए तो मेरी बुक जो है मिशन 95+, इससे आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, आपको मजा आ जाएगा। ये 26-27 2026-27 वाले बच्चों के लिए ये बुक है। ओके, तो इसको जरूर से आप लोगों को लेना है और बढ़िया से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब आप लोग ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी काम चलेगा। अच्छा, अब देखिए, अब मैं आपको थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं। अब यहां पर कभी भी आपसे एक सवाल जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपसे पूछा जाता है कि आपसे कहा जाएगा कि यदि आपके पास एक कंडक्टर है, यदि आपके पास एक कंडक्टर है और कंडक्टर नॉन यूनिफॉर्म शेप का है, नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला है, तब आप लोगों से कहेगा कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट होती है, कौन सी कांस्टेंट नहीं होती। तो देखो, बहुत सिंपल सी बात है। आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि कुछ रिलेशन है जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, करंट डेंसिटी एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ, और कौन कौन सी क्वांटिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ध्यान रखिए, करंट और मोबिलिटी, करंट एंड मोबिलिटी ये हमेशा सेम रहेंगी, कैसा भी कंडक्टर हो, करंट एंड मोबिलिटी सेम रहेगी, चाहे कैसा भी कंडक्टर हो। तो अब देखो, इस एक स्लाइड से हमने काफी सारे जो कॉन्सेप्ट हैं या क्वेश्चन है वो निपटा दिए। जैसे आपसे कहेगा कि ऑन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जाते समय इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या हो रहा है, तो भाई ए से बी तक जाते समय एरिया घट रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है। ए से बी तक जाते समय अगर एरिया घट रहा है तो करंट डेंसिटी बढ़ रही है। अगर एरिया घट रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ रही है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। करंट को क्या होगा, कांस्टेंट। मोबिलिटी को क्या होगा, कांस्टेंट। मोबिलिटी का फॉर्मूला याद है, मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ई टाउ बाय एम, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिवाइड हो जाने से ये बन जाती है ई टाउ बाय एम, ई टाउ बाय एम बन जाती है। ओके, ध्यान रखिएगा। तो ई टाउ बाय एम ये हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो गया। बताइए, क्या इतनी बात क्लियर है? तो मोबिलिटी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो ये भी कांस्टेंट रहेगी। और अगर मैं आपसे बोलूं ए टू बी जाते समय क्या हो रहा है, तो एरिया घट रहा है तो उसके हिसाब से आंसर देंगे। क्वेश्चन में अगर ये बोलते कि बी टू ए जाते में क्या हो रहा है, तो एरिया बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से आंसर देंगे। बताइए, क्या इतनी बात क्लियर है? ध्यान रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट बात थी। अब इस पे से क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे आप लोगों से सीबीएसई ने 2020 में एक क्वेश्चन पूछा, कह रहा है कि थिकनेस ऑफ ए कंडक्टर कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस, कह रहा है कंडक्टर की थिकनेस लगातार घट रही है। ओके, तो आपसे क्या कह रहा है, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या इफेक्ट होगा, तो अगर एरिया घट रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, करंट डेंसिटी भी बढ़ेगी, मोबिलिटी पर सेम रहेगी। ओके, एज एट ए पॉइंट ऑन एज वन मूव फ्रॉम ए टू बी, तो भाई ए से बी तक जाने में क्या होगा, बस ये हमने बता दिया। करंट कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ओके, एक सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछा जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आपसे कहा जाएगा कि वोल्टेज को आपने डबल कर दिया, वोल्टेज को आपने क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो मोबिलिटी को क्या होगा। सर, मोबिलिटी को चाहे आप वोल्टेज को डबल करो, ठीक है, चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को डबल करो, मोबिलिटी जो है ये कांस्टेंट रहेगी, मोबिलिटी सेम रहेगी। ये काफी इंपॉर्टेंट, देखो जहां से जो कॉन्सेप्ट जुड़ रहा है ना, मैं आपको बताते चल रहा हूं, उस पर आप लोग ध्यान दोगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मोबिलिटी वोल्टेज बढ़ाने या घटाने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। ओके गाइस, तो ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अरे चलो, अगला ही क्वेश्चन हम लोगों को मिल गया। क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस गिवन कंडक्टर इज डबल्ड। पोटेंशियल डिफरेंस को आपने अगर डबल कर दिया तो मोबिलिटी को क्या होगा, बोला रिमेन्स अनचेंज, मोबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है ई टाउ बाय एम। आगे क्या लिखा गया है, ए वायर हुज क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इंक्रीजिंग लीनियरली,
कह रहा है कि वायर का एरिया लगातार बढ़ रहा है। ओके, तो कनेक्टेड अक्रॉस बैटरी ऑफ वी वोल्ट, बैटरी लगा रखी है आपने, एरिया बढ़ रहा है, तो बताओ कौन सी क्वांटिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। और इसमें तो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट, तो भाई कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, तो इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट रहेगा, करंट एंड मोबिलिटी कांस्टेंट रहती है। एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एरिया घट रहा है, एरिया घट रहा है, ये घट रहा है बढ़ रहा है, हाँ सॉरी, एरिया बढ़ रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटेगी, करंट डेंसिटी घटेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट डेंसिटी, ये तीनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एरिया के। ओके, ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने पर हमें जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वो क्या है, देखो बढ़िया क्वेश्चन है, सीबीएसई ने 2021 में पूछा गया है, ठीक है, और इस साल भी ऐसा इंस्पायर्ड क्वेश्चन जो है आ सकता है। देखिए जरा क्या दिया गया है इस टाइप के क्वेश्चन में, फिगर शोज वेरिएशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन टू कॉपर वायर ए एंड बी ऑफ डिफरेंट लेंथ्स वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस वी, व्हाट डज द स्लोप ऑफ लाइन रिप्रेजेंट। देखो बहुत सिंपल सी बात है, दो वायर के लिए डायग्राम बनाया गया है, ग्राफ बनाया गया है। अब ग्राफ के वाई एक्सिस पे लिखा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पे लिखा है वोल्टेज। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और वोल्टेज लिखा है, तो सबसे पहले तो आपसे पूछ रहा है कि इस वायर का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे जो ग्राफ का स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कभी भी आपको स्लोप निकालना है तो आप हमेशा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का डिवाइड कर दो। ओके, तो अगर आप लोग वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का डिवाइड करोगे तो वहां से ही पता पड़ जाएगा। सिंपल, आप लोग ऐसे देखो कि आप ऐसे भी समझ सकते हो कि वाई एक्सिस में क्या लिखा है, वाई एक्सिस में लिखा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आप मुझे बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला पता है, बोला हाँ सर पता है, ई टाउ बाय एम होता है। अरे बुद्धू, ये वाला नहीं, ये वाला जिसमें वोल्टेज आ रहा हो, तो यहां से हम वाई और एक्स का रिलेशन निकाल लेंगे। तो देखना जरा, तो वाई वोल्टेज आ रहा हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा ई वी टाउ बाय एम एल। गाइस देखो, अगर आप लोगों ने फॉर्मूले याद नहीं करे हैं तो प्रॉब्लम है। फॉर्मूले याद करने के लिए आप लोग टॉपर्स आई ऐप पे जाना, टॉपर्स आई ऐप पे फॉर्मूला बुक जो है करके पीडीएफ आपको मिल जाएगी डॉक्स वाले फोल्डर में, समझ गए। टॉपर्स आई ऐप पे जाना, फ्री ऑफ कॉस्ट, टॉपर्स आई ऐप पे जाना, उसके अंदर डॉक्स फोल्डर बना हुआ है, डीओसीएस, डॉक्स में जाना, और उसके बाद उसमें फॉर्मूला शीट, फॉर्मूला बुक के नाम से पीडीएफ, एकदम कलरफुल फॉर्मूला बुक है, सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, बस वहां से फॉर्मूले याद कर लेना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला Vd इज इक्वल टू ईवी टाउ बाय ml। अब Vd इज इक्वल टू, अब देखना ये तो y एक्सिस में लिखा है, इसको मैंने सेपरेट कर दिया, x एक्सिस में लिखा है v, इसको भी सेपरेट कर दूंगा, तो e टाउ बाय ml ये बन गया, और x एक्सिस में क्या लिखा है v। अब ध्यान से देखना कि ये तो हो गया y एक्सिस पे, ये हो गया इसका स्लोप m, और ये हो गया मेरे पास x एक्सिस। तो इसका जो स्लोप है, स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है ई टाउ बाय एम एल, ई टाउ बाय एम एल। एक नंबर में पूछा है, बस आपको इतना ही बता के चले आना। ये m जो है स्लोप वाला है, और ये वाला m इलेक्ट्रॉन का मास है। तो हमेशा स्लोप आप लोग ऐसे निकाल लेते हो कि आपने y एक्सिस में देखा और x एक्सिस में देखा, तो आप यहां पर देखो कि ऐसा मुझे कोई फॉर्मूला पता है क्या जिसमें दोनों आ रहे हो, पता है, तो हमने वही फॉर्मूला लिखा। हमने कहा ये तो y एक्सिस में लिखा है और ये x एक्सिस में लिखा है भी, इसको सेपरेट कर दिया। तो इसके अलावा y और x के अलावा जो आगे बच रहा है वो स्लोप होता है, तो हमने इस तरीके से स्लोप निकाल लिया। अब देखिए, अब हमें क्या बता रहा है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द टू लाइन्स ऑफ वायर इज लॉन्गर। कह रहा है कि कौन सी जो दो लाइन है उनमें से, मतलब कौन से जो दो वायर उनमें से कौन सा वायर लॉन्गर है। तो आप यहाँ पर देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो लेंथ के साथ कैसा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन लेंथ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, बोला हाँ सर। तो यहां पर आप ये देख लीजिए कि किसी भी पर्टिकुलर वोल्टेज पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी ज्यादा है, बोला ए की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा है। एट एनी वोल्टेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी ज्यादा है, बोला सर ए की ज्यादा है। और किसकी कम है, बोला बी की कम है। देखो ना, बी की इतनी सी है और ए की इतनी ज्यादा है किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे, तो लेंथ बी की ज्यादा होगी और ए की कम हो जाएगी। बताइए क्या इतनी बात क्लियर है, ध्यान रखोगे सारे लोग, हाँ सर हम लोग बिल्कुल पूरी सारी बातें ध्यान रखेंगे। ओके चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए जरा, अब सुनो, इतनी बात क्लियर हो गई, हाँ सर इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए, तो ये इसका आंसर जवाब दे दिया हमने, काफी इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअल के नहीं है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ जाते हैं, तो कुछ ऐसे वैसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं इस टाइप के, जिसमें फॉर्मूले वैल्यू पुट करोगे, डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कंसीडर टू कंडक्टिंग वायर ए एंड बी, दो वायर हैं ए और बी जो जिनका डायमीटर सेम है, डायमीटर सेम मतलब रेडियस सेम मतलब एरिया सेम, बट ऑफ डिफरेंट मटेरियल इज ज्वाइंट इन सीरीज अक्रॉस ए बैटरी। कह रहा है दो वायर हैं
दो वायर हैं जिनका एरिया सेम है, लेंथ के बारे में तो कुछ नहीं बोला, एरिया सेम है, बट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, मटेरियल अलग अलग है, तो रो अलग अलग हो। दो वायर हैं जिनका एरिया सेम है, ये दोनों में सेम हो गया, मटेरियल अलग अलग है। द नंबर डेंसिटी ऑफ ए इज 1.5 टाइम्स ऑफ नंबर डेंसिटी ऑफ बी। तो नंबर डेंसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन की कितनी है, ए की है 1.5 टाइम्स ऑफ नंबर डेंसिटी ऑफ बी, मतलब जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है बी में होंगे उसका 1.5 गुना ए के अंदर है बस। तो आपको एन ए बाय एन बी कितना है, बोला 1.5, मतलब 3/2 है। और कुछ दिया है, और कुछ दिया है, बोला नहीं। अब आपको निकालना क्या है, बोला निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो निकालना है। तो भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू आई अपॉन एन ई ए, बस। अब आप लोग इसके अंदर वैल्यू पुट करो, ए की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया, आई अपॉन एन ई ए, और बी का लिखेंगे तो बी का लिखेंगे आई अपॉन एन ई ए, बट पलट के वो ऊपर चला जाएगा, सारी चीजें कट रही हैं, सब कट जाएगा, सब कुछ कट जाएगा, बस एन बी बाय एन ए बचेगा। रेशियो हमने जो है सॉल्व करके निकाल दिया। हाँ, एन ए बाय एन बी की वैल्यू 1.5 है, तो एन बी बाय एन ए की वैल्यू 1/1.5 हो जाएगी। बस तरीके से आपने सॉल्व करके आंसर निकाला। चलो लेट्स गो, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी। एक बढ़िया क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को इसका बताओ आंसर बता दोगे, आप लोग इसका आंसर बता दोगे, बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा इसका। देखिए हम लोगों ने जब ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ा था तो हमने लिखा था J इज इक्वल टू सिग्मा ई होता है, तो J इज इक्वल टू सिग्मा ई होता है। तो इसमें पूछ क्या रहा था, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी का रेशियो चाहिए, तो 1/सिग्मा हो गया। एंड 1/सिग्मा, देखो गाइस मैं आपको बता दूं, सिग्मा यहाँ पे कंडक्टिविटी होती है, तो 1/सिग्मा होता है रो, मतलब कंडक्टिविटी का उल्टा क्या, रेजिस्टिविटी। ओके, तो इसका आंसर क्या आ गया, रेजिस्टिविटी। तो E बाय जे रेजिस्टिविटी बता रहा है। अगर वो यही चीज हमसे पूछ लेता कि रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, J इज इक्वल टू सिग्मा E, अगर वो मुझसे ये पूछ लेता रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऊपर करंट डेंसिटी नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये बनता सिग्मा, मतलब ये हो जाता कंडक्टिविटी। क्या हो जाता, कंडक्टिविटी। बताइए क्या इतनी बात क्लियर है, ध्यान रखोगे। तो अभी ये वाले का आंसर रेजिस्टिविटी है, अगर मुझसे पूछता करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या है, तो कंडक्टिविटी हो जाता। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ जाते हैं। तो अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ समझाता हूं, और इन ग्राफ में आप काफी इंपॉर्टेंट बात सीखने वाले हो। सबसे पहले रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी मेटल या कंडक्टर की टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ती है, और ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में होती है, मतलब ये स्टार्टिंग में धीमे धीमे बढ़ती है और फिर बहुत जल्दी बढ़ती है। तो ये ग्राफ याद रखिएगा, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ये ग्राफ है, इसको आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद अलॉय जो होते हैं, अलॉय की रेजिस्टिविटी ऑलरेडी बहुत हाई होती है, अलॉय की रेजिस्टिविटी ऑलरेडी बहुत हाई होती है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसकी रेजिस्टिविटी पहले से ही बहुत हाई है, तो उसमें कोई ऐसे खास चेंज नहीं आता है, बढ़ती है बट बहुत धीमे 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 बढ़ती है। तो आप देख रहे हो रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ अलॉय के लिए ऐसा बनता है कि ऑलरेडी रेजिस्टिविटी देखो जीरो नहीं है, देखो मेटल के लिए देखो पहले धीमे धीमे बढ़ रही थी, फिर ऐसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गई। रेजिस्टिविटी ऑलरेडी बहुत हाई दिखाई है हमने, फिर जैसे से आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, बट ऐसा नहीं कि अचानक से बहुत बढ़ रही है, थोड़ी धीमे धीमे बढ़ रही है। रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बनाते हैं, यानी कि केमिकल, बैटरी के अंदर जो केमिकल डलता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, या फिर सेमीकंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर का आप लोग समझते हो ना, जर्मेनियम सिलिकॉन, तो रेजिस्टिविटी जो है ये घटती है, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ घटती है, किसकी, इलेक्ट्रोलाइट या फिर सेमीकंडक्टर की। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है, ये सामने आपको यहां पर बता दिया कि टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टिविटी बढ़ेगी मेटल की, टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टिविटी बढ़ेगी अलॉय की, बट अलॉय की रेजिस्टिविटी ऑलरेडी बहुत आई है। हाँ, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इस पे कोई खास चेंज नहीं आता, इसीलिए हम लोग जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो रेजिस्टेंस वायर के तौर पे हम लोग अलॉय का वायर ही इस्तेमाल करते हैं। क्यों, टेम्परेचर चेंज होने से उसकी वैल्यूज में कोई खास चेंज नहीं आता। ठीक है, अच्छा, अब जिसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा पॉजिटिव होता है, जिसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है उसका पॉजिटिव। जैसे इलेक्ट्रोलाइट और सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है ये टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती नहीं है, उल्टा घटती है, तो इनका जो थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है नेगेटिव कहलाता है गाइस। हाँ, तो ध्यान रखिएगा इसको। चलो अब मान लीजिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल रहा है, क्या दिया गया है उस पर जरा हम लोग फोकस कर लेते हैं। पहला ये क्या दिया, वी यूज अलॉय, हम लोग अलॉय का इस्तेमाल करते हैं स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस रजिस्टर बनाने के लिए। क्यों, क्योंकि इनका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है ये कैसा है, लो है ना, और स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी बोला हाई है,
थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस लो है, लो मतलब ये कम कम रेजिस्टिविटी बढ़ती है, और ऑलरेडी इनकी रेजिस्टिविटी कैसी है, बोला हाई है। तो इसका आंसर जैसे हमने ए ऑप्शन पढ़ा है, तो ए ही जो है इसका सही आंसर है। हाँ, तो ए इसका आंसर है। लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब हाई का मतलब हो गया भाई रेजिस्टिविटी हाई है, ठीक है। चलो, तो ये गलत हो गया, ये बाकी सब गलत है। ये बस पहला वाला रिलेशन जो है आपको याद रखना। चलो आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहां पर मिलता है, ये एक्चुअल में 2026 में आया हुआ क्वेश्चन है। कब का क्वेश्चन बता रहा हूं गाइस मैं, ये कब का क्वेश्चन, 2026 नहीं 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जरा एक बार पढ़ेंगे, और आप चाहो तो खुद से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, आपको मजा आ जाएगा। हाँ, खुद से ट्राई करो जरा क्या दिया गया क्वेश्चन में। और हाँ, अगर आप खुद से आंसर निकाल रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताया करो कि हाँ सर मैंने खुद से ट्राई कर लिया था, ये आंसर है। हाँ चलिए, तो ये आपको क्या मिल रहा है, फर्स्ट सेट ऑफ n इक्वल रजिस्टर्स ऑफ R, equal resistance of R is each is connected in series to a battery of EMF E and internal resistance R। देखो बहुत सिंपल सी बात क्या दी गई है कि n रेजिस्टेंसेज हैं, कितनी n, कितनी n, कितनी n, कितनी n, n रेजिस्टेंस है, सबकी वैल्यू कितनी है, R है। इन सबको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसकी वैल्यू है R, जिसकी वैल्यू क्या है, R है। नाउ अभी ध्यान से देखिएगा, I इज इक्वल टू, अब क्या कह रहा है, अब देखो कह रहा है कि इट इज ऑब्जर्व्ड दैट I करंट इज फ्लो। तो इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, बोला जब आपने ऐसा सर्किट बना दिया तो उसमें I करंट फ्लो हो रहा है। आगे लिखा गया है देन स्मॉल n रजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू पैरेलल। अब आपने क्या किया, बोला n रेजिस्टेंस, देखो पहले भी n थी अब भी n है, अगर आपने अब इन्हीं n रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, इसी बैटरी से आपने इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो क्या बोल रहा है, तो ये कह रहा है ये R R R R, तो क्या कह रहा है कि नाउ सेम बैटरी, नाउ द करंट बिकम्स 10 टाइम्स, बोला करंट जो है 10 टाइम्स हो जाता है, मतलब इस बार जो करंट है वो कितना हो जाएगा, 10I हो जाएगा। इंटर रेजिस्टेंस भी कैपिटल R बोलिए। तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे कह रहा है कि n की वैल्यू बता दो। तो पहले केस में करंट कितना है, करंट का फॉर्मूला टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में वो NR है, प्लस जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गई या सिंपल इंटर रेजिस्टेंस R और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस NR। चलो दूसरे केस में हम लोग क्या लिखेंगे, तो दूसरे लेट्स से इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। दूसरे केस में आप लोग क्या लिखोगे कि करंट का फॉर्मूला, इस बार करंट कितना है, बोला 10I, करंट का फॉर्मूला होता है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, तो R R R, टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, बोला टोटल रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल है R, सॉरी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पैरेलल में क्या हो जाती है, पैरेलल में तो R अपॉन कितनी ब्रांचेस है, बोला N, तो ये तो होगी एक्सटर्नल प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस हो गई R, तो 10I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये E बाय R प्लस NR, और ये पहुंच जाएगा, ये ऐसे नहीं हो जाएगा अपॉन में n, तो ये 10I इज इक्वल टू NE अपॉन NR प्लस R, ये बन जाएगा। बस अब आप लोग कुछ नहीं करना, लेट्स से दिस वाज इक्वेशन नंबर 1 और ये होगा इक्वेशन नंबर 2, बट डिवाइड कर दो 1 को 2 से, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, E अपॉन NR प्लस R इज इक्वल टू, ये वाली इक्वेशन क्या है, NE अपॉन NR प्लस R। ओके, बस आप सॉरी डिवाइड करना है ना, अच्छा तो हम लोग डिवाइड करेंगे। ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन में था I, सेकंड इक्वेशन में 10I। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, I से I कट गया तो ये बचा 1/10, और ये क्या बच गया, इससे ये कट गया और E से E कट गया तो ये बच रहा 1/n, तो n की वैल्यू आ गई 10। तो इस तरीके से हम लोगों ने निकाल लिया। बताइए जरा क्या इतनी बात क्लियर है। देखो गाइस, जैसा ऐसा क्वेश्चन में हमसे बोलता है हम लोग वैसा वैसा अगर लिखते चले जाएंगे तो काम बन जाएगा। और हाँ, मैं आप लोगों को ये जरूर बताता हूं कि एक्चुअल में जब हम लोग क्वेश्चंस को पहली बार सॉल्व करते हैं एग्जाम में तब प्रॉब्लम होती है। अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आता तो बहुत सारे बच्चे दिमाग नहीं लगा पाएंगे, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पूरे साल भर प्रैक्टिस जब करते हैं तो अपने आप दिमाग जो है काम करने लगता है और मजा आने लगता है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आप लोग इस टाइप के और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे या नहीं करोगे खुद से घर पे। हाँ चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ जाएं। फिर देखिए कभी भी आपको स्लोप रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए रेजिस्टेंस में, तो आपको बस एक बात याद रखना है, VI ग्राफ का स्लोप जितना ज्यादा होगा उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, उतनी ही टेम्परेचर ज्यादा होगा। और IR ग्राफ का जो स्लोप ज्यादा है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कम है, टेम्परेचर भी कम है। ओके, तो आप याद रखो VR ग्राफ का जो स्लोप है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
VI का, और IV का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, चलिए, तो जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको मिल रहा है, ये VI ग्राफ है, ये कई बार पूछे जाते हैं जाने वाले क्वेश्चन, ये VI ग्राफ है। तो अब देखो VI ग्राफ में जिसका स्लोप ज्यादा यानी जिसका एंगल ज्यादा उसका टेम्परेचर या रेजिस्टेंस ज्यादा, तो वही चीज हमने लिख दी। अगर यही चीज IV ग्राफ में तो जिसका स्लोप यानी एंगल ज्यादा उसका टेम्परेचर या रेजिस्टेंस कम, तो ये रिलेशन हम लोगों ने यहां पढ़ लिया। ओके, अब देखिए ये जो फेमस सा ग्राफ काफी बार पूछा गया है, आपसे कहेगा गैलियम आर्सेनाइड का आपको ग्राफ बताना है, ठीक है, तो गैलियम आर्सेनाइड का आपको ग्राफ बना लेना। IV ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है। गैलियम आर्सेनाइड एक सेमीकंडक्टिंग कंपाउंड है। अब इसके बाद आपसे कहेगा कहां पे ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है, तो O से लेके A तक स्ट्रेट लाइन गई है, तो ओम्स लॉ यहां पे फॉलो हो रहा है। जहां पर स्लोप 0 है वहां पर रेजिस्टेंस भी 0 है। इस D पॉइंट पे देखें तो आप देखोगे कि एंगल 90 डिग्री से बड़ा बन रहा है, तो इसका मतलब D पॉइंट पे रेजिस्टेंस जो है आपकी नेगेटिव है, और C पॉइंट पे देखा जाए तो एंगल आपका 90 डिग्री से छोटा बन रहा है, तो ये आप देखोगे कि यहां पर इस पॉइंट पे जो रेजिस्टेंस है वो पॉजिटिव होगी। ओके, तो डी पॉइंट पे रेजिस्टेंस कैसी है, देखो ओए, तो डी पॉइंट पे रेजिस्टेंस कैसी निकल के आई, रेजिस्टेंस नेगेटिव निकल के आई, और ए पॉइंट पे सी पॉइंट पे रेजिस्टेंस कैसे निकल के आई, पॉजिटिव। देखो जहां पे एंगल 90 से बड़ा है, चाहे वो IV ग्राफ है या VI ग्राफ, वहां पे रेजिस्टेंस नेगेटिव, जहां पे छोटा है वहां पे रेजिस्टेंस पॉजिटिव। ओके, इस तरीके से चीजों को हम करते हैं। ये वाला मरकरी के लिए ग्राफ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखें कि मरकरी के लिए ग्राफ कैसा बनता है, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर, है ना, और 4 केल्विन पर, मतलब ये इतने टेम्परेचर पर जब रेजिस्टिविटी 0 हो जाती है तो कोई मटेरियल सुपर कंडक्टर की तरह एक्ट करता है, और सुपर कंडक्टर सॉरी डायमैग्नेटिज्म शो करते हैं। जब किसी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बहुत ही ज्यादा कम हो जाए, नेग्लिजिबल हो जाए, 0 हो जाए, तो हम उसको बोलते हैं कि भाई ये सुपर कंडक्टर बन गया है। और ये वाला जो ग्राफ है ये मरकरी के लिए, क्लियर, ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं, सेल से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन मिल रहा है किरचॉफ लॉ से। अब क्या कह रहा है, किरचॉफ लॉ में ये बार बार पूछे जाते हैं यार, ये कितने सिंपल है, जानबूझ के इसलिए दे देते हैं कि भाई कोई बच्चा अगर फेल हो रहा हो तो भाई छोटे छोटे क्वेश्चन मिला के एटलीस्ट पास हो जाए। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर कौन सा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है ना किरचॉफ करंट रूल, तो बस हमें ये लिख देना है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किरचॉफ का वोल्टेज रूल किस पर बेस्ड है, बोला कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से पूछ लिया जाता है। अब मान लीजिए देखो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी मैं किरचॉफ लॉ अप्लाई करता हूं तो मैं क्या करता हूं कि यदि मेरी कैलकुलेशन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है तो मैं लेता हूं माइनस साइन। ओके, अगर मेरी डायरेक्शन और कैलकुलेशन की डायरेक्शन सेम है तो मैं लूंगा माइनस साइन, और यदि मेरी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो मैं लूंगा प्लस साइन। जैसे मैं जा रहा हूं इस डायरेक्शन में और करंट आ रहा है इस डायरेक्शन में, तो मैं यहाँ पे हमेशा प्लस साइन लूंगा। और यदि मैं ऐसे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ट्रैवल कर रहा हूं, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ट्रैवल कर रहा हूं, तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो मैं यहाँ पे माइनस EMF लेता हूं। और अगर मैं लो पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल ट्रैवल कर रहा हूं, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल ट्रैवल कर रहा हूं, हाँ, तो मैं क्या लूंगा, तो मैं यहाँ पे वोल्टेज गेन हो रहा है तो प्लस साइन लूंगा। अगर आपने इसका उल्टा साइन कन्वेंशन ही पढ़ा है तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सारा काम आपका आराम से हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन मुझे मिलता है, अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या दिया गया है, मुझे पता है कि अगर इस टाइप की सर्किट आ जाएगी तो इस टाइप की सर्किट को आप भले ही पलक झपकते सॉल्व कर दो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट द पॉइंट इज कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो हो सकता है कि अब आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो ये क्वेश्चन CBSE में पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें अगर आपको डायग्राम दिखाई ना पड़ रहा हो तो मैं आपको बता देता हूं कि हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए जरा, सबसे पहले आपको ये दे रहा है कि 30 वोल्ट की एक बैटरी है, 30 वोल्ट की बैटरी है, 30 वोल्ट की बैटरी है, और ये 10 वोल्ट की बैटरी है। इस तरीके से कहानी चलेगी। ये पॉइंट रहा P, ये पॉइंट है P, और ये रहा हमारे पास एक पॉइंट Q। अब हम लोगों से क्या बोल रहा है, सर्किट में 30 वोल्ट की बैटरी लगी है और एक 10 वोल्ट की बैटरी लगी है। डिटरमाइन विच ऑफ टू पॉइंट्स, कौन सा पॉइंट P या Q इज एट हायर पोटेंशियल, बोला कौन सा पॉइंट P या फिर Q दोनों में से कौन हायर पोटेंशियल पे। तो हमें कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, जब भी ऐसी कहानी आ जाए ना गाइस, तो आप लोग एक काम करोगे, किरचॉफ का करंट रूल, वोल्टेज रूल जो लगेगा वो तो लगाओगे ही। पहले आप एक काम करो, इसमें हमें करंट की वैल्यू नहीं पता, अगर करंट नहीं पता तो पहले एक काम करो, करंट जो है निकाल लो। तो सबसे पहले मैं इस डायरेक्शन में ट्रैवल करूंगा, तो मैं क्या करने वाला हूं, अगर मैं इस पॉइंट P से चलना स्टार्ट करूं तो इसमें KVL अप्लाई करूंगा, अप्लाइंग KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करूंगा। देखो सबसे पहले मैं यहां से, अगर मैं इसको A B C D, अगर मैं A to B जा रहा हूं, इन A B C D A, यदि मैं A to B जा रहा हूं तो मैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जा रहा हूं तो प्लस का 30 वोल्ट ले लूंगा। ठीक है, आगे बढ़ूंगा, अब मैं जाऊंगा B to C, यदि मैं B to C जा रहा हूं, ऑब्वियसली करंट मैंने यहां से दिखा दिया I। अब अगर मैं B to C जाऊंगा,
यदि मैं B2C जाऊंगा तो क्या करूंगा भाई, देखो करंट, अब देखो मैं जा रहा हूं B2C और करंट भी जा रहा है, हमने मान लिया B2C, तो अब देखो यहां पर आएगा माइनस साइन, करंट कितना आई, रेजिस्टेंस है 30, तो 30 आई हो गया। अब देखो मैं हायर C2D जाऊंगा तो मैं हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहा हूं, बैटरी का ईएमएफ 10 वोल्ट है तो माइनस 10 वोल्ट ले लिया। अब मैं जाऊंगा D2, अब ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है तो मैंने 10 15 30 मान लिया, 30 ओम की तीनों रेजिस्टेंस हो गई, तो माइनस का 30 आई और ये लूप पूरा हो गया, इक्वल टू में लगा दिया 0। अब देखिए जरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 माइनस का 60 आई इज इक्वल टू 0, तो 20 इज इक्वल टू 60 आई, तो ये आई इज इक्वल टू मेरे पास बन जाएगा 1/3 एम्पियर। अब आई की वैल्यू 1/3 एम्पियर आ गई, करंट में निकाल लिया सॉरी गाइस, क्या है कि लाइट नहीं है अभी, बिल्कुल ऐसे गर्मी से लग रही है, तो ऊपर सब्जी वब्जी बन रही है, हाँ मुझे लग रहा है मटर पनीर बन रहा है, ठीक है, तो उसी पनीर की खुशबू पहले नाक में जाएगी और उसके साथ कुछ पार्टिकल भी चले गए होंगे मिर्ची के, तो बाहर आएंगे। चलिए तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले अब मुझे इस लेक्चर को खत्म करने में बहुत ही एक्साइटमेंट है, क्योंकि अब मैं खाऊंगा पनीर। देखिए जरा, सबसे पहले क्या है कि मुझे क्या बताया जा रहा है, मुझे ये बताया जा रहा है कि भाई मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता कर लो पहले। तो हम लोग इस पॉइंट पी से शुरुआत करेंगे। तो पॉइंट पी से शुरुआत कैसे करेंगे, तो यहां पर हम लोग स्टार्ट करेंगे अगेन। अब देखो अगर मैं पॉइंट पी चलूंगा तो लेट से पॉइंट पी का कुछ पोटेंशियल होगा जिसको मैं लिखा वीपी। ओके ना, अब मैं पी से यहां आगे बढ़ूंगा, बैटरी आई -30। ओके, अब मैं बी से नीचे की साइड गया तो ऑब्वियसली, अच्छा सॉरी, लोअर पोटेंशियल टू हायर जा रहा हूं तो +30 आएगा। इसके बाद माइनस साइन आया, 30 इंटू आई, करंट कितना था 1/3, भाई इसके अंदर आई करंट ही तो जाएगा, तो आई की जगह मैं क्या लिख दूंगा बताओ जरा, आई की जगह मैं लिख दूंगा ये, चलो आई लिख दिया। अच्छा इसके बाद मैं यहां पहुंचा, क्यू पॉइंट पे पहुंच गया ना, तो इक्वल टू में लिख दो क्यू, इक्वल टू में लिख दो पोटेंशियल एट पॉइंट क्यू। बताइए जरा, बात क्लियर हुई। देखो ये यहां से लेके यहां तक हमने कैलकुलेट करा, एक पी को मैं एक साइड, एक पॉइंट का पोटेंशियल एक साइड लिखूंगा सारा और एक पॉइंट का पोटेंशियल अगली साइड लिखा जाता है, ये तरीका होता है। अब देखिए अगर मैं यहां पर ऐसे देखूं, वीपी प्लस 30 माइनस का 30, आई की वैल्यू 1/3 हो गई, इज इक्वल टू वी क्यू। तो आप यहां पर देखिए ये कितना हो जाएगा, वीपी और ये हो जाएगा प्लस का 30 माइनस का 10 इज इक्वल टू वी क्यू, तो ये हो जाएगा वीपी प्लस 30 प्लस 20 इज इक्वल टू वी क्यू। इसका मतलब ये हो गया कि जो वी क्यू है, जो क्यू का पोटेंशियल है, ये पी में 20 और ऐड कर दोगे तब बनेगा, मतलब वीपी प्लस 20 इज इक्वल टू क्या बन रहा है, वी क्यू। देखो जैसे मैं आपसे बोल दूं कि a प्लस 2 इज इक्वल टू बी होता है, इसका मतलब b बड़ा है, क्यों, क्योंकि a में जब 22 ऐड करना पड़ा तब जाके b के बराबर आया। तो बस यही बात हम लोग बोल रहे हैं कि जब आप p के पोटेंशियल में 20 ऐड कर दोगे तब जाके q के बराबर हो पाएगा। तो q का पोटेंशियल बड़ा है और p का पोटेंशियल छोटा है, इस तरीके से हम लोग जो है सीखते हैं। अगर आप लोगों से यहाँ पे ये बोल देता कि p और q का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो, तो भी हम लोग निकाल देते, -20 वोल्ट आ जाता। -20 ये बता रहा है कि P छोटा है Q बड़ा है, समझ गए। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करते हैं। बताइए क्या इतनी बात क्लियर है गाइस, ध्यान रखिएगा। हाँ चलो आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने पर आपको किरचॉफ का वोल्टेज लॉ जो है हम लोग अप्लाई करते हैं। सपोज हम इस टाइप के क्वेश्चन में किरचॉफ का वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं, ये मैं आपको क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को पूरा सॉल्व करवाने वाला हूं। जैसे मान लीजिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं, इस क्वेश्चन में करंट की डायरेक्शन वगैरह सब दे दी गई है। यूजिंग किरचॉफ्स रूल कैलकुलेट द करंट थ्रू 40 ओम एंड 20 ओम रेजिस्टर, मतलब आपको 40 ओम और 20 ओम से करंट जो है कैलकुलेट करना है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैं करूंगा कि डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन मैंने डिसाइड कर ली, मैं कोई भी दो लूप पकड़ लूंगा। तो मैंने क्या लूप पकड़ लिया, बोला इन लूप, कौन से लूप, इन लूप सबसे पहले ए बी सी डी ए बी सी डी ए लूप में मैं वर्क कर लेता हूं, ए बी सी डी ए। तो अगर मैं ए टू बी जाऊंगा, पहले कहां से कहां जा रहा हूं, पहले मैं ए टू बी जा रहा हूं, तो लोअर पोटेंशियल से हायर की ओर, तो मैं ले लिया प्लस का 80। ओके नाउ अब मैं जा रहा हूं यहां से ए टू बी जा रहा हूं, और करंट भी देखो मैं जा रहा हूं ए टू बी और करंट भी जा रहा है ए टू बी, तो यहां पे आएगा माइनस साइन 20 इंटू कितना करंट है इसमें I2। अब मैं जा रहा हूं B2C में कुछ नहीं है। अब मैं जा रहा हूं कहां C2D, अब मैं जा रहा हूं C2D, बट इस ब्रांच में करंट है ऑपोजिट डायरेक्शन में D2C, तो आएगा यहाँ पे प्लस साइन, तो प्लस का 40 इंटू I1, और यहाँ पर वापस से कहां पहुंच गया, इक्वल टू में 0 आ गया, तो यहाँ पर कितना बन गया 40 I1 माइनस 20 I2 इज इक्वल टू माइनस का 80। बताइए क्या इतनी बात क्लियर है। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अगर मैं 4 कॉमन ले लेता हूं, 4 कॉमन 20 कॉमन ले लेता हूं, तो 20 कॉमन लेने पे यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 2I1, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का I2, और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 4।
ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब मैं दूसरे लूप में वर्क कर लूं, दूसरे वाले लूप में अगर मैं नेक्स्ट लूप में वर्क करूंगा तो यहां पे मैं अप्लाई करूंगा इन लूप, कौन सा वाला लूप, तो अगर मैं दूसरे वाले लूप में वर्क करता हूं तो यहां पे मैं डी सी एफ ई डी डी लूप में वर्क कर रहा हूं, डी सी एफ ई डी लूप में। अब मैं अगर डी सी एफ ई डी लूप में वर्क कर रहा हूं तो अब मैं जा रहा हूं डी टू सी, करंट भी जा रहा है सेम डायरेक्शन में, तो आएगा माइनस का साइन, तो माइनस का 40 I2, ओके, माइनस का 40 I1 है, I1 इसके अंदर तो I1 करंट है ना। नाउ अब देखो, अब मैं आऊंगा C टू F, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ नहीं लिखना। अब मैं आऊंगा F टू E, अब मैं जा रहा हूं F टू E, बट करंट कहां जा रहा है गाइस, करंट कहां जा रहा है, इसमें करंट नहीं बताया, तो यहां से बोला इसने कि I2 करंट निकल रहा है, ठीक है, और यहां से उसने बता दिया कि I1 निकल रहा है, तो भाई इसमें कितना जा रहा होगा, इसमें निकल रहा होगा I1 प्लस I2, या चलो मैं ऐसे बोल दूं कि यहां से निकला I2, इसमें कितना मान ले यार, इसमें चलो हमें इसमें मानना चाहिए, देखो इस जंक्शन पे यहां से ऊपर से आया I2 और यहां से भेज दिया उसने I1, तो नीचे जंक्शन पे अगर I1 प्लस जंक्शन पे I1 आया है और I2 आया है, तो जंक्शन को छोड़ के भी तो I1 प्लस I2 जाएगा, तो इसके अंदर I1 प्लस, देखो जंक्शन पे जितना करंट एंटर करा है I1 और I2, तो जंक्शन को छोड़ के भी I1 प्लस I2 जाएगा। हाँ, तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है कि कितना हो जाएगा, तो इसमें हम लोग कहां से कहां जा रहे हैं, डी टू सी, सी टू एफ, एफ टू ई, हम जा रहे हैं एफ टू ई और करंट भी जा रहा है एफ टू ई, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस माइनस साइन आएगा 10 I1 प्लस I2 लगा दिया। अब इसके बाद क्या लिखा है, इसके बाद लिखा है मैं आगे बढ़ूंगा और प्लस साइन लगाऊंगा और ये प्लस का 40 वोल्ट इज इक्वल टू 0। हम लोग जो है बस I1 I2 की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, माइनस का 40 I1 और ये माइनस का 10 I1 माइनस का 10 I2 इज इक्वल टू माइनस का 40। अब देखिए यहां पे कितना हो जाएगा, बोला माइनस का 50 I1 और माइनस का 10 I2 इज इक्वल टू माइनस का 40। अगर मैं 10 कॉमन ले लूंगा तो ये बनेगा माइनस का 5, माइनस सबका कॉमन लेके सब प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का 5 I1 और प्लस का I2 और ये प्लस का 4, माइनस सबका कॉमन ले लिया, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। हम लोग कुछ नहीं करना, हमें जो है इसको दो इक्वेशन है ना, बस उनको सॉल्व कर लेना है। तो आप लोग यहां पर देखो ऐड कर दूं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। फर्स्ट इक्वेशन है 2I1 माइनस I2 माइनस 4, सेकेंड इक्वेशन है 5I1 प्लस का I2 प्लस का 4। भाई अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो गड़बड़ हो रही है, ऐड कर रहा हूं तो गड़बड़ हो रही है, इसलिए मुझे एक बार साइन कन्वेंशन चेक कर लेने हैं, साइन कन्वेंशन चेक कर लेने हैं। हाँ, तो सबसे पहले मैं आया था D2C, तो माइनस का 40 I1, इसके बाद इसमें गया तो माइनस का 10 I1 प्लस I2, तो माइनस का 10 माइनस का 10 I2 हो गया, और इसके बाद मैं यहां पर लोअर पोटेंशियल टू हायर जा रहा हूं, तो ये मेरे पास प्लस का 40 आएगा, तो भाई दूसरी साइड जाके माइनस का 40 हो जाएगा, ये बात तो सही है, तो ये तो मैंने सही सही अप्लाई करा है। हाँ, ये तो मैंने सही से अप्लाई किया है। ऊपर वाले में एक बार चेक कर लेता हूं, तो प्लस का 80 माइनस का 20 I2, नीचे गया इस साइड गया तो माइनस का प्लस का 40 I1, ये भी सब चीजें ठीक है, फिर गड़बड़ क्या हो रही थी, तो अगर मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं तो भाई I1 की वैल्यू तो 0 आ रही है और 0 तो पॉसिबल नहीं है, एक बार मैं इसको चेक करूंगा। हाँ हाँ गाइस, तो मैंने इसको एक बार डबल चेक कर लिया, क्योंकि हमने जब सब कुछ चेक कर लिया तो भाई I1 की वैल्यू पक्का, देखो ये सब कैंसिल हो रहा है, सब कैंसिल हो रहा है, तो 7 I1 इज इक्वल टू 0, तो I1 की वैल्यू 0 ही आ रही है, मैंने इसको अच्छी तरीके से चेक कर लिया है, ठीक, क्योंकि हम लोग जनरली ऐसे 0 आंसर कम ही देखते हैं तो थोड़ा सा डाउट हो जाता है। हाँ अच्छा देखिए जरा, अब I2 की वैल्यू क्या होगी, तो I2 की वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो I2 अगर मैं इसी इक्वेशन में निकाल लूं तो I1 की जगह अगर मैं 0 रखूंगा तो I2 की जगह आ जाएगा मेरे पास 4, तो 4 एम्पियर करंट I2 में हो जाएगा, बस I1 I2 निकालना था वो हम निकाल लिया भाई, इससे करंट फ्लो होगा 4 एम्पियर, इससे करंट फ्लो होगा 0, बस इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपने किरचॉफ का वोल्टेज लॉ अप्लाई करके सारा काम कर लिया है। ओके, अब देखिए जरा, अब इस तरीके से भी कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए, डराने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कैसे पूछा जाएगा वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। डराने के लिए कभी कभी ऐसे दे दिया जाता है। हाँ, तो जैसे सबसे पहले मैं डायग्राम बना दूं, अगर आप लोग क्लियरली विजिबल ना हो तो, ये 2 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है, ये रेजिस्टेंस वगैरह है, ये 4 वोल्ट की एक बैटरी लगी है और ये 6 वोल्ट की एक बैटरी लगी है। अब देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, क्या गड़बड़ इसमें ऐसे बच्चों को डराने के लिए है, कह रहा है कि यहाँ पे ना आपने एक वोल्ट मीटर लगा दिया, इस जगह पे आप लोगों ने एक वोल्ट मीटर लगा दिया,
ओके, वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस होती है इनफाइनाइट, इस जगह पे आपने अमीटर लगा दिया, अमीटर की रेजिस्टेंस है 0। नाउ तो अब आप लोगों से क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द रीडिंग, व्हाट विल बी द रीडिंग, वोल्ट मीटर एंड अमीटर की रीडिंग आप लोगों को बतानी है। तो सबसे पहले बच्चे, सबसे बड़ी कंफ्यूजन उनको ये हो जाती है कि अरे सर वोल्ट मीटर बन गया, अभी एक लूप बन जाएगा। नहीं भाई साहब, वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस तो इनफाइनाइट होती है, तो ये एक्चुअल में ये ओपन सर्किट, यहां पे करंट फ्लो होगा ही नहीं, इस ब्रांच को तो भूल ही जाओ, ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं गाइस, ये तो है ही नहीं, इसको तो आप भूल जाओ, इसको गोली मार दो और ये समझो कि ये है ही नहीं, ऐ समझो कि ये है ही नहीं। लो, अगर ये होगी नहीं तो अब बताओ क्या आप इसमें किरचॉफ लॉ अप्लाई कर लोगे? बोला सर बिल्कुल कर लेंगे। सर अब तो हम बिल्कुल कर लेंगे, पक्का अप्लाई कर लेंगे। तो इसमें अब हम लोग किरचॉफ लॉ अप्लाई कर लेंगे, पहले लूप में करेंगे, दूसरे में करेंगे, निकाल लेंगे आंसर, करंट की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब करंट की वैल्यू मिल गई, उस हिसाब से हम वोल्टेज की वैल्यू निकाल लेंगे। जल्दी से एक बार इसको नोट कर दूं तो डायरेक्ट समझा दूंगा, बताइए अदरवाइज फालतू हमारा टाइम जो है जाएगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, बस इन लूप्स में वर्क करना है, तो मैं वो कर देता हूं। देखो गाइस, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना काम करा है, जैसे मैं किरचॉफ का वोल्टेज लॉ अप्लाई करता हूं, पहले मैंने इस लॉ में अप्लाई किया, इस लूप में, फिर नीचे वाले लूप में अप्लाई कर लिया, कुछ नहीं करा है ना। सेकंड लूप में तो इतना आसान हो गया कि पता ही नहीं पड़ा ना। अब देखिए, अब मैंने कुछ नहीं किया, देखो दोनों इक्वेशन सॉल्व करा, सबसे पहले तो i1 की वैल्यू डायरेक्टली निकल गई। अब मैंने क्या किया, i1 की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन पुट करके i की वैल्यू निकाल ली। तो अब यहां पर समझो कुछ भी नहीं है, हमसे पूछ रहा था कि अमीटर की रीडिंग निकालो, तो भाई अमीटर में इस डायग्राम में बताया गया है कि अमीटर में आई करंट फ्लो हो रहा है और आई की वैल्यू मैंने निकाली है 22/3, तो आई जो निकल के आ रहा है दैट इज 22/3 एम्पियर, मतलब लगभग 7.33 एम्पियर करंट इसके अंदर गया। हाँ, और इसके बाद हमें क्या दिया गया, इसके बाद बहुत सिंपल सी बात है, कह रहा वोल्ट मीटर की रीडिंग निकाल लो। तो भाई वोल्ट मीटर की रीडिंग, तो देखो सिंपल सी बात है, वोल्ट मीटर किन दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, ई और एच के बीच में, क्वेश्चन में दिया था ना, मैंने इरेज कर दिया था बस। तो अब वी और एच के बीच में कनेक्ट है, तो मैं कुछ नहीं करना, मैं सिंपल ई से चलना स्टार्ट करूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, इन लूप, इन लूप, लूप छोड़ो, ठीक है, फ्रॉम ई टू एच, आप ई से लेके एच तक केवीएल अप्लाई करो। तो देखो ई का पोटेंशियल मैं लिख दिया वीई। नाउ अब ई से एफ तक जाऊंगा तो लोअर टू हायर पोटेंशियल बढ़ेगा, तो प्लस का 2। अब मैं ई टू जी एफ टू जी जाऊंगा, अब इसके बाद मैं जी टू एच जाऊंगा। अब जब मैं जी टू एच जाऊंगा तो आप लोग देखिए जरा, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा हूं अपोजिट, तो यहाँ पे आएगा प्लस का साइन 3i1, तो 3i1 की वैल्यू कितनी है 10/3। उसके बाद इक्वल टू में क्या लिख देना है, वी एच, तो ये लिख दिया वी एच पोटेंशियल एच का, तो वीई इससे कटेगा तो V माइनस वी एच इज इक्वल टू आ जाएगा 12 वोल्ट। तो भाई यही है वोल्ट मीटर की रीडिंग, इन दो पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही तो वोल्ट मीटर की रीडिंग है। बस इस तरीके से मैंने सॉल्व कर दिया और आंसर हो गया, बताइए जरा, क्लियर है? तो इसमें कुछ भी नहीं करा हम लोगों ने। हाँ चलिए, अब इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाए तो घबराना नहीं है बच्चों, वोल्ट मीटर अमीटर देख के घबरा जाएंगे, हे दैया, हे मैया, हे मेरे भगवान, ये क्या होगा, कुछ नहीं हुआ यार, घबरा रहे हो आप लोग। अब देखो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन जब दिया जाता है तो ये सर्किट को आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। कह रहा है 2 वोल्ट की बैटरी है, 2 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पे एक 0.5 ओम की, कितने की गाइस, 0.5 ओम की एक रेजिस्टेंस लगी है। ये 4 4 4 इस तरीके का सर्किट है। मैंने आपको कई बार समझाया है कि ऐसा सर्किट कभी भी आ जाए तो आपसे कह रहा है टोटल करंट निकाल लो, टोटल पावर कंज्यूम निकाल लो बाय सर्किट। देखो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल इस सर्किट को सिंप्लीफाई कर लो, इसकी आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। देखो बहुत सिंपल है इस सर्किट को सिंप्लीफाई करना, कि जैसे मान लीजिए कि अगर इस पॉइंट का नाम मैं दे दूं ए और इस पॉइंट का नाम दे दूं बी, तो अब देखो कोई रेजिस्टेंस नहीं आई, तो ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी बी है, ये भी बी है। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, और इस पॉइंट का नाम दे देता हूं कुछ भी सी, जो रेजिस्टेंस आ रही तो पोटेंशियल तो बदलेगा। आप मुझे बताओ ए और बी के बीच में कितनी रेजिस्टेंस, बोला सर एक, तो ए और बी के बीच में कितनी रेजिस्टेंस, सर एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस। ए और बी के बीच में फिर से कितनी रेजिस्टेंस, बोला सर एक रेजिस्टेंस है। नाउ अब एसी के बीच में एक है, एसी के बीच में दो है, तो अब मैं क्या करूंगा, ए और सी के बीच में एक और ए और सी के बीच में दो। देखो ना, एसी के बीच में एक, एसी के बीच में। नाउ अब सी और बी के बीच में एक, सी और बी के बीच में एक, तो सी और बी के बीच में दो है ना, बस ये कनेक्ट कर दें, अब निकाल लो आंसर। मतलब हमने इस नेटवर्क को ऐसे सिंप्लीफाई कर लिया, ये सारी वैल्यूज 4 4 है। अब देखना इसको और सिंप्लीफाई कर लें, और सिंप्लीफाई कर लें। देखो अब मैंने क्या किया कि देखना ये 4 और 4 पैरेलल में, पैरेलल में होगा तो कितना हो जाएगा, ये देखो 4 4 और 4 पैरेलल में हो गए 2, ये वाले 4 और 4 भी हो गए पैरेलल में 2, ये बचा मेरे पास 4। तो अब ये देखिए इसको मैंने और सिंप्लीफाई कर लिया, तो 4 4 4,
इसको मैं सॉल्व किया तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन तीनों की निकल के आएगी 4/3। इस नेटवर्क की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई 4/3 ओम। इस पूरे नेटवर्क की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ गई 4/3 ओम। नाउ अब देखिए हमें निकालना है सर्किट में करंट। तो देखना बहुत सिंपल है। तो ये ऊपर लगी एक बैटरी 2 वोल्ट की, यहां लगी एक 0.5 ओम की रेजिस्टेंस, और ये नीचे सब रेजिस्टेंस मिला के 4/3 आ गई 4/3 ओम। बस अब आपको करंट निकालना है। तो करंट का फॉर्मूला टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, I इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो जाएगा मेरे पास 2। एलसीएम एलसीएम ले लेंगे इसका तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। एलसीएम लेंगे तो 4 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 3, तो I इज इक्वल टू ऊपर चला गया 3 2 जा 6 अपॉन 5.5, तो 6 अपॉन 5.5 एम्पियर इतना हमारे पास करंट आ गया। तो I इज इक्वल टू अगर मैं इसको डिवाइड भी करूंगा 6 को 5.5 से तो 55 बन जा 55, तो 1.08 1.09 के आसपास ये पहुंचेगा, है ना। इतना दिमाग मेरे अंदर नहीं है तो मैं एक काम करूंगा कि डायरेक्ट मैं 6 से डिवाइड मार दूं, 55 से डिवाइड कर दूंगा 60 में, तो 6 डिवाइड 5.5 वही 6 इतने में तो कर लेता मालिक, 6 डिवाइडेड बाय 5.5 तो 1.09 आ गया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ये तो हम 1.09 एम्पियर, ये इस सर्किट में पूरा करंट आ गया। इसके बाद हम लोगों से क्या कह रहा है, वो व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय सर्किट। तो पावर का फॉर्मूला लगा लो I स्क्वायर R, बस। तो I करंट कितना है 1.09 का स्क्वायर, और रेजिस्टेंस टोटल कितनी निकल के आई, टोटल रेजिस्टेंस निकल के आई 5.5, 4/3 प्लस 0.5 इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, तो 5.5 निकल के आई है। और इसका आंसर वॉट में कितना होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। कमेंट सेक्शन बताइए कि पावर वॉट में कितनी निकल के आ रही है गाइस। हाँ चलो आगे बढ़ेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं जिन पर आप लोगों को फोकस करना चाहिए। बताइए करोगे नहीं करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन पे फोकस आपका जरूर होना चाहिए। लेट्स गो गाइस, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए क्या बताया जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये लिख के दिया जा रहा है। हो सकता है अब ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे जो है हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो 2 ओम की एक रेजिस्टेंस है, 3 वोल्ट की एक बैटरी लगी है। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना आपको कब आएगा, एग्जाम में पहली बार में पूछ लिया जाएगा तो हो सकता है आप गड़बड़ा जाओ, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है गाइस। क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर से करते रहिए। जितनी अच्छी से आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे उतना ही ज्यादा बढ़िया कॉन्फिडेंट आप रहोगे। हाँ I इज इक्वल टू 2 एम्पियर कह रहा है, इसमें 2 एम्पियर करंट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल VA, 2 ओम की रेजिस्टेंस है, 3 वोल्ट की बैटरी लगी है, 1 ओम की रेजिस्टेंस, उस पॉइंट का पोटेंशियल VB नाउ। तो क्या कह रहा है, बोला VA माइनस VB, आपको A और B का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो सिंपल, आप A से चलना शुरू करो। अब अगर मैं इस डायरेक्शन में, करंट भी इस डायरेक्शन, तो प्लस का 2 लगा दो, 2 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 4। मैं जा रहा हूं हायर टू लोअर तो माइनस का 3। अब इसमें वही 2 एम्पियर ही तो करंट आ रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस का, मैं भी सेम डायरेक्शन में, अच्छा सॉरी यहां पे कितना होगा, ये देखो ये हो जाएगा मेरे पास VA नाउ। अब मैं जिस डायरेक्शन में करंट दूसरी डायरेक्शन, तो माइनस का करंट इंटू रेजिस्टेंस माइनस का 4, ये हायर टू लोअर माइनस का 3, फिर से माइनस का 2 इंटू 1 और इज इक्वल टू में B पॉइंट का पोटेंशियल। तो VA माइनस VB करूंगा तो 4 और 3 7, ये 9, प्लस का 9 वोल्ट आ जाएगा, प्लस का 9 वोल्ट। बताओ जरा क्या है आपको तरीका, किस तरीके से हम लोग 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है कैलकुलेट करते हैं, समझ में आ गया। अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और नेक्स्ट आप लोगों को सिखाते हैं, या एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूं। ओके चलिए देखिए, द सॉलिड विच हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। बताओ जरा नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस किसका होता है, बोला सर सेमीकंडक्टर का होता है एंड इलेक्ट्रोलाइट का होता है। आगे क्या दिया जा रहा है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप बहुत ही छोटी सी बात समझ लीजिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कभी भी रेटेड पावर वगैरह इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो रेजिस्टेंस कभी भी निकालनी है तो फॉर्मूला होता है V स्क्वायर अपॉन पावर रेटेड, बस। ठीक है, तो आपको यहां पर रेटेड वोल्टेज अपॉन रेटेड पावर लगाओगे तो आपको रेजिस्टेंस डिवाइस की मिल जाएगी। हाँ बस इतना याद रखिए। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर लगा है तो जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है उसकी ब्राइटनेस कम होगी। यदि कोई बल्ब लगा है सीरीज कॉम्बिनेशन में तो रेजिस्टेंस तो पावर ज्यादा, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर पावर ज्यादा है तो ब्राइटनेस कम होगी, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर पावर ज्यादा है तो ब्राइटनेस भी ज्यादा होगी। ब्राइटनेस और हीटिंग दोनों एक ही बात है यहां पर, समझ गए। और पावर का रिलेशन रेजिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर पावर ज्यादा है तो अपने आप मान लीजिए रेजिस्टेंस कम है।
ओके चलिए, तो देखिए जरा, सबसे पहले क्या दे रहा है, और अगर दो बल्ब, ये अच्छा ये तो सीरीज का हो गया, पैरेलल का ये हो गया, और अगर अलग अलग लगे हैं, सेपरेट लगे हैं, सेपरेट सेपरेट बल्ब लगे हैं, तो पावर ज्यादा तो ब्राइटनेस भी ज्यादा। बस सीरीज कॉम्बिनेशन में पावर और ब्राइटनेस का रिलेशन इनवर्स है। सीरीज कॉम्बिनेशन में पावर एंड ब्राइटनेस का रिलेशन इनवर्स है। अब देखिए ये क्वेश्चन नीट 2020 में आया है, क्या 2000 में आया है, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन जो है आपका सीबीएसई भी पूछ सकता है, बहुत ही सिंपल, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है 400 वॉट का एक बल्ब है, 40 वॉट का बल्ब है 200 वोल्ट पर, और 100 वॉट का बल्ब है 200 वोल्ट पर। तो कह रहा है किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो सिंपल सी बात है कि पावर किसकी ज्यादा है, 40 वॉट की पावर ज्यादा है, नहीं, पावर किसकी ज्यादा है, बोला सर पावर है 100 वॉट की ज्यादा, और पावर और रेजिस्टेंस का जो रिलेशन है वो इनवर्स है। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस 40 वॉट की ज्यादा होगी और 100 वॉट की रेजिस्टेंस कम होगी, बस। तो 40 वॉट की रेजिस्टेंस ज्यादा, 100 वॉट की रेजिस्टेंस कम। अगर निकालना है तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हो। 200 का स्क्वायर अपॉन 40 कर देना, पहले की रेजिस्टेंस निकल आएगी। 200 का स्क्वायर अपॉन 100 कर देना रेटेड पावर, तो दूसरे की रेजिस्टेंस निकल आएगी। कमेंट सेक्शन में आप लोग बता भी सकते हो। ओके गाइस, चलिए अब जैसे मान लीजिए आपको दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये मिल रहा है, इसका आंसर आप लोग देने की कोशिश करना। देखो क्या मिल रहा है मुझे, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि दो बल्ब लगे हैं, 6 वोल्ट की एक बैटरी है, दो बल्ब लगे हैं, लाइट बल्ब, इसकी रेजिस्टेंस 3 ओम है और इसकी रेजिस्टेंस 6 ओम है। कह रहा है बैटरी हैज नेग्लिजिबल इंटर रेजिस्टेंस, कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, इसकी रेजिस्टेंस कम है तो इसकी पावर ज्यादा है, और इसकी पावर कम है, तो पैरेलल में पावर ज्यादा तो ब्राइटनेस ज्यादा। तो इसका मतलब बल्ब 1, पहला वाला बल्ब 1 विल ग्लो ब्राइटर। तो पहला वाला जो बल्ब होगा ये ज्यादा ग्लो करेगा। बताइए क्या आप लोग इतनी बात ध्यान रख पाओगे। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो कि आपको ध्यान देने चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। देखो ये 2025 में 2025 में व्हीटस्टोन ब्रिज से पूछा गया क्वेश्चन है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं, कैसे समझ में आएगा, वो मैं आपको सारी बातें समझा देता हूं। देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि कभी भी ऐसा नेटवर्क आए तो हम उसको पहचाने कैसे। भाई देखने में तो लग रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं। देखो सबसे पहले ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब देखिए अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि इस नेटवर्क को, बस आप इस नेटवर्क को ध्यान से देखो, इस नेटवर्क को अगर आप लोग देखोगे, देखो जब ये क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा बिना प्रैक्टिस चले जाओगे तो घबरा जाओगे। इसलिए बार बार बोल रहा हूं गाइस, बार बार बोल रहा हूं, अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस करिए। और बढ़िया प्रैक्टिस के लिए आपके पास होनी चाहिए मिशन 95 प्लस बुक। अगर ऐसे ही क्वेश्चन आप और प्रैक्टिस करोगे, सोचो आप 1-2 घंटे की क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको मजा आ रहा है, अगर आप ऐसे ही और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना मिशन 95 प्लस से, तो आपको कितना मजा आएगा और कितना कॉन्फिडेंस आपका जो बिल्ड है वो होने वाला है, ठीक है। तो डिस्काउंटेड प्राइस के लिए लिंक भी आपको दे रहा हूं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, यहां से इसको डायरेक्ट ऑर्डर कर देना, मजा आ जाएगा आपको। तो देखो आप इतने नेटवर्क को ध्यान से देखिए, और इस नेटवर्क में व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन लगाओ। हम लोगों को पता है कि ये होता है P, ये होता है हमारे पास Q, ये होता है R, ये होता है S, ऐसे PQRS चलता है। तो आप चेक कर लो PQ अपॉन PYQ इज इक्वल टू R/S बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो मजा आ जाएगा। तो PYQ कितना है 5/10 और ये कितना है 15/30। इसका मतलब ये हो गया कि PYQ R/S ये दोनों बराबर है, मतलब ये ब्रिज कैसा है, बैलेंस है। और अगर ब्रिज बैलेंस होता है तो जो बीच वाली ब्रांच जो आप देखते हो, जैसे आपने पढ़ा होगा व्हीटस्टोन ब्रिज आपने पढ़ा है, तो जब ब्रिज बैलेंस होता है तो गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होता। मतलब ये वाली जो रेजिस्टेंस है, ये जो आपको दिखाई गई है, ये फालतू है, इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। मतलब ये वाली ब्रांच को आप हटा दो तो अब देखो ये रेजिस्टेंस कितनी आसान, ये नेटवर्क कितना सिंपल सा लगने लगेगा सिंपल। देखो जरा ये नेटवर्क अभी हमें सिंपल लग रहा है, मतलब हमने इसके अंदर चेक कर लिया कि ये ब्रिज बैलेंस है कि नहीं। अब ये ब्रिज बैलेंस हो गया। अब देखो ये दोनों सीरीज में 5, 10, ये 25 और ये 20 और ये 15 और ये 30, ठीक है। अब देखिए और ये 10 लगा है, तो देखो सिंपल सी बात है ना, ये कितना हो जाएगा, 10 ओम की रेजिस्टेंस है, ये मेरे पास हो गया 15 तो सीरीज में आ गए ना दोनों, ये 45 और ये भी 45, ये 10। अब निकाल लोगे, बताओ जरा, ये 10 है ना, अब निकाल लो। अब देखो ये तो हो गए 10, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। एलसीएम आ गया 45 और ये हो जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 1 1/r इज इक्वल टू, ये हो गया मेरा 5/45, ये हो जाएगा मेरे पास r 1/r 1/9,
तो ये आर की वैल्यू मतलब इस पूरे नेटवर्क की वैल्यू आ गई 9 ओम। तो मतलब ये मेरे पास 10 हो गया और ये हो गया मेरे पास 9, तो ये टोटल ओवरऑल रेजिस्टेंस 19 ओम निकल के आ रही है। तो फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी की, अगर ए और बी के बीच में चाहिए तो ए और बी के बीच में निकल के आ रही है 9 ओम। तो इसकी ओवरऑल रेजिस्टेंस ए और बी की कितनी आ गई? 9 ओम। तो 9 ओम इसका करेक्ट आंसर हो गया जितना इसने क्वेश्चन पूछा था। अच्छा सॉरी, ए और बी तो यहां पे है ना, तो 19 ओम करेक्ट आंसर हो गया। अगर इस सिर्फ इस लूप की पूछता तो अलग बात थी, ए और बी के बीच का आंसर 19 ओम हो गया। तो ये हम लोगों ने निकाल दिया है। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस। ठीक है, ये समझ में अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ जाएंगे और आगे बढ़ने पर व्हीटस्टोन ब्रिज, तो देख रहे हो आप लोग जैसे प्रैक्टिस कर गए थे वैसा ही है, थोड़ा सा जो मॉडिफिकेशन है वो हर बार एक्सपेक्टेड होता है। अब देखो ये नेटवर्क भी हम लोग कई बार क्लास में प्रैक्टिस करवाते हैं। अब देखो ये सीबीएसई ने 2025 में पूछा था और अगला ये क्वेश्चन 2026 में पूछ लिया। अब देखिए बहुत ही सिंपल है कि नहीं। एक तो उसने पूछा 2026 में व्हीटस्टोन ब्रिज से 2 क्वेश्चन, ऑब्टेन कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, मतलब वही आपको PYQ इक्वल टू RYS प्रूव करना है, जैसे हम लोग डिटेल डेरिवेशन करते हैं। दूसरा उसने कह दिया कि फाइंड नेट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालना है। तो भाई देखो जब भी ऐसा नेटवर्क आता है तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाता है। अब देखना ये जो नेटवर्क है आप ये देख रहे हो, ये वाला नेटवर्क व्हीटस्टोन ब्रिज है, इतना नेटवर्क व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये आगे पीछे लगी है। तो सबसे पहले मैं 2R और उसको गोली मारता हूं, पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा। M P R और क्या लिखा है ये N। तो देखो सिंपल सी बात है, मैं एक काम करता हूं, M और P के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो M P के बीच में एक रेजिस्टेंस दे दी R, और M और O के बीच में एक रेजिस्टेंस है, M और O के बीच में एक रेजिस्टेंस दे दी R। इसके बाद P और O के बीच में एक रेजिस्टेंस है R। इसके बाद M और अच्छा और O और N के बीच में, तो O और N के बीच में एक रेजिस्टेंस हो गई R। इसके बाद N और P के बीच में एक रेजिस्टेंस है R। देखो जैसा जैसा उसने मुझसे कहा बस मैंने वैसे तो डिराइव करा है। मैंने 4 पॉइंट देखो, M और O के बीच में एक रेजिस्टेंस, तो मैंने M और O के बीच में एक रेजिस्टेंस लगाई। फिर M और P के बीच में, तो ऊपर मैंने P पॉइंट ले लिया, MP के बीच में हो गई। अब OP के बीच में, तो OP को तो ऐसे जोड़ूंगा ना। ठीक है, अब क्या है P और N, तो P और N, P ये रहा, N ये रहा, तो एक रेजिस्टेंस। इसके बाद O और N के बीच में, तो O और N के बीच में एक रेजिस्टेंस। अब देखना ये यहां पे इस तरीके से आ गया। अब ये सारी वैल्यू अब तो मैं सॉल्व कर सकता हूं भाई, ये तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। देखो PYQ इक्वल टू RYS करूंगा, सेम ही निकल के आएगा। तो ये वाली ब्रांच किसी काम की है ही नहीं, तो ये वाली ब्रांच किसी काम की है ही नहीं, ये तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो ये स्टार्टिंग में चल रहा है 2R, ये कितना चल रहा है, ये देखो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना बनेगा, ये इसको सॉल्व करूंगा तो ऊपर बनेगा 2R, बीच वाली ब्रांच है नहीं, नीचे बनेगा 2R। ये दोनों पैरेलल में सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा R। मतलब इस पूरे नेटवर्क की रेजिस्टेंस जो निकल के आई इतने की, ये R हो गई। तो आप देखिए आगे कितना लगा है, आगे लगा है 2R, बीच में लगा है R, और यहां पे लग गया पीछे 3R। तो इस पूरे नेटवर्क की रेजिस्टेंस हो गई 6R। तो बिटवीन A एंड B जो रेजिस्टेंस हो गई वो 6R हो गई। 2026 का क्वेश्चन है, बताओ जरा क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया, बट ऐसे बड़ा सा करके दे देते हैं कि आप बच्चे जो है घबरा जाओगे। बताइए क्लियर है ना, बताओ क्लियर है, कमेंट सेक्शन में बताओ गाइस, न्यूमेरिकल सीरीज में आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। मजा आ रहा है, कमेंट देखो, जितना ज्यादा कमेंट सेक्शन आपका भरा रहेगा उतना ही मजा मुझे आता है कि हाँ बच्चे एटलीस्ट पढ़ रहे हैं। समझ में आ रही बात, चलो आगे बढ़ जाएंगे। देखिए गाइस 2025 का एक बढ़िया सा क्वेश्चन मैं आप लोग करवा रहा हूं, बढ़िया और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। और आपको पता है कि ये वाला क्वेश्चन मैं क्लास में पहले भी करवा चुका हूं, है ना, और उसके बाद ये क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ये सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर रहा है। देखो रेजिस्टेंस कैपेसिटर मिक्स है और ये देखिए आपको सारी चीजें अभी समझ में आएंगी। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, आप लोगों से कह रहा है कि इसमें ना एक ये V वोल्टेज लगी हुई है और ये एक R रेजिस्टेंस है, फिर एक बैटरी लगी V वोल्टेज कैपेसिटर से, और ये इस तरीके से। तो आपसे कह रहा है कि फाइंड द, क्या बोल रहा है, इन स्टेडी स्टेट में आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है P एंड Q के बीच में। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है जब कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज हो गया है ना, और कोई भी करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो देखो कैपेसिटर जब पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है तो ये करंट को ब्लॉक कर देता है, मतलब ये ओपन सर्किट की तरह एक्ट करता है। क्लियर है नाउ। तो आपको क्या करना है, कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है P एंड Q के बीच में। देखो ये वाली तीनों ब्रांच क्या है, पैरेलल में, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट के बीच में रहेगा, लेट्स से दिस इज A B, जितना पोटेंशियल डिफरेंस ए बी के बीच में रहेगा उतना ही पी क्यू के बीच में रहेगा, उतना ही सी डी के बीच में रहेगा। क्लियर है नाउ। तो हमें देखो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा काम करना है। सबसे पहले मुझे पोटेंशियल डिफरेंस अगर पी क्यू के बीच में निकालना है तो ऑब्वियसली मैं इसके लिए तो नहीं निकाल पाऊंगा, तो मुझे एक काम करूं, करंट निकाल लूं। पहले भी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कर लिया है,
तो मैं करंट निकालता हूं, तो करंट मैं कैलकुलेट करूंगा। तो आप एक काम करो, इस ब्रांच को तो गायब ही कर दो, ये क्योंकि कैपेसिटर आ गया तो सर्किट में करंट इस वाली ब्रांच में तो फ्लो नहीं होगा। अब मैं इस लूप में अगर अप्लाई कर रहा हूं, लेट्स से इन लूप, कौन से लूप में, इन लूप ए बी सी डी ए बी सी डी ए में यदि मैं किरचॉफ का वोल्टेज लॉ यानी केवीएल अप्लाई करता हूं, तो ए से बी तक जाऊंगा तो प्लस का 2 आएगा, और लेट्स से इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है पूरे में, यही आई करंट पूरे में जा रहा है, आई करंट पूरे में जा रहा है। तो आई करंट अगर इसमें गया तो देखो माइनस का 2 आर इंटू रेजिस्टेंस, 2 आर इंटू करंट, रेजिस्टेंस आई आर हो जाएगा ना। उसके बाद यहां पे जाऊंगा तो माइनस का आई इंटू आर फिर से हो जाएगा, और उसके बाद इसमें हायर पोटेंशियल से लोअर जाऊंगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, इक्वल टू में देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 नाउ। तो अब देखिए जरा कितना हो रहा है गाइज, प्लस का 2, अच्छा माइनस का v है, प्लस का 2v लेना है इसको, अकेला v वो मत लेना, तो प्लस का 2v है ये, और ये क्या है, ये मेरे पास माइनस का v, माइनस का v है नाउ। अब देखिए तो कितना बचेगा, ये बचेगा v माइनस 3 ri इज इक्वल टू 0, तो ये बचेगा v इज इक्वल टू 3 ri, तो यहाँ पर i की जो वैल्यू मैं निकालने वाला हूं ये हो जाएगी v बाय 3r, मतलब करंट की वैल्यू v बाय 3r हो गई बस। तो इसका मतलब आप करंट की जगह क्या मान लो, v बाय 3r, करंट की वैल्यू v बाय 3r। अब मुझे p q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस a b के बीच में होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस तो p q के बीच में हो जाएगा। तो अगर मैं p q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहता हूं तो भाई कितना निकालूंगा, पी क्यू के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हो कितना निकालोगे, देखो सबसे पहले आप ये समझ लो कि ए का पोटेंशियल कितना है, इसको मैंने मान लिया। अब मैं ए से यहां तक जा रहा हूं तो प्लस का 2 आएगा, और आगे बढ़ा तो माइनस का 2r इंटू करंट, 2r इंटू आई, आई की जगह मैं क्या लिख सकता हूं v बाय 3r, और आगे बढ़ गया इक्वल टू में लिख दिया b vb। तो आप यहां पर देखो कि va और ये हो जाएगा प्लस का r से r कट गया तो 2 माइनस 2v बाय 3 इज इक्वल टू vb, तो va और ये कितना हो जाएगा प्लस का 6, 2v है गाइस, ये 2v है, ये मैं बार बार अकेला 2 लिख ले रहा हूं, वो 2v है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 6v माइनस 2v बाय 3 इज इक्वल टू vb, तो ये va प्लस 4v बाय 3 इज इक्वल टू vb। माइनस माइनस साइन तो नहीं आ रहा है कहीं पे, हाँ सर नहीं आ रहा है। तो अगर मैं ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा तो va बाय vb, तो va माइनस vb कितना आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पास माइनस का 4v बाय 3, ठीक है। अगर मैं ऐसे बी और तो देखो बी हायर पोटेंशियल पे और ए लोअर पोटेंशियल पे, तो बी ए की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी प्लस का 4v बाय 3, मतलब बी ए माइनस ये करोगे ना, अगर आप ये निकालोगे, अगर आप ये निकाल लो vb माइनस va तो कितना आ रहा है प्लस का 4v बाय 3, मतलब आप ऐसे देख लो कि इस पूरी ब्रांच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस पूरी ब्रांच का जो पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ रहा है ये आ रहा है 4v बाय 3, 4v बाय 3। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसका है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसका होगा। हाँ तो आप यहां पर समझो, लो मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया, ठीक है नाउ। तो इसका पूरी ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 4v बाय 3, तो पोटेंशियल डिफरेंस p और q का कितना निकल के आया 4v बाय 3, ठीक है, मैग्नीट्यूड ले लिया। ओके नाउ अब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस किसका चाहिए, सी का। तो पूरी ब्रांच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर मैं इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस हटा दूं, v का हटा दूं, तो कैपेसिटर का ही तो बचेगा, तो कितना आएगा, ये आएगा मेरे पास v बाय 3। तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आया दैट इज v बाय 3। तो इस तरीके से आप दिमाग लगा लगा करके चीजों को जो है सॉल्व कर सकते हैं। हाँ चलिए आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ने पर देखो जरा अब आपको क्या मिल रहा है, देखिए यहां पर ये क्वेश्चन मिल रहा है, जरा इसको हम लोग ध्यान से समझ लेते हैं। कह रहा है पावर PS इज डिसिपेटेड थ्रू सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पावर PP इज डिसिपेटेड थ्रू पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 इक्वल रेजिस्टर। लेट्स से 3 इक्वल रेजिस्टर है R R एंड R, ये 3 रेजिस्टर हैं, ये सीरीज में लगे हैं, तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी हो गई 3R। और जब यही पैरेलल में लग जाएंगे R R एंड R, तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी हो गई, R इक्विवेलेंट कितनी हो गई बताओ जरा, ये हो जाएगी मेरे पास R बाय 3। अब आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा, तो सीरीज एंड पैरेलल, अब देखना अब आपसे क्या बोल रहा है, बोला पावर का रेशियो निकाल लो, पावर PP टू PS, तो अगर पैरेलल में लगाएंगे और सीरीज में लगाएंगे, अब देखिए तीनों को ना हम लोगों ने एक ही बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, बैटरी के बारे में कुछ दिया, तो पावर का एक फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बाय r। गाइस पावर का, क्योंकि तीनों एक ही बैटरी से कनेक्ट है, तो पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r।
ये फॉर्मूला होता है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए कि पावर जो है V दोनों के लिए सेम है, तो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं बात करूंगा कि PP बाय PS निकालूंगा पैरेलल और इसका रेशियो निकालूंगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास R/3 इंटू ये हो जाएगा 1/3R। तो यहाँ पे जो रेशियो निकल के आएगा दैट विल बी 1/9। तो 1/9 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 1/9 ये रेशियो निकल के आएगा। बताइए क्या इतनी बात क्लियर है? आई होप गाइस ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों को मजबूर करेंगे ये सोचने के लिए कि अगर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, और जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग जाओगे आपको मजा आने लग जाएगा। हाँ, तो यही खासियत होती है कि आप जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना मजा आपको आएगा। ओके गाइस, चलिए अब जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहा है, इसमें क्या दिया गया है जरा इसको हम लोग ध्यान से समझ लेते हैं। तो देखो जरा ये क्वेश्चन में क्या दिया है, एक लाइट बल्ब है जिसकी रेटिंग है 44 वोल्ट 220 44 वॉट है 220 वोल्ट सप्लाई, और फैन की जो रेटिंग करी गई 60 वॉट एट 110 वोल्ट। तो कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? लाइट बल्ब की जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा है, ठीक है, या आपको बताना है किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है किसकी रेजिस्टेंस कम है, ये बताना है। ठीक है, अब आप यहां पर देख लो, ऐसे आपसे कह रहा है सबसे पहले तो आप एक काम करो, लाइट बल्ब की रेजिस्टेंस ज्यादा है कि फैन की रेजिस्टेंस ज्यादा है, कौन ज्यादा करंट लेता है कौन कम करंट लेता है वो हमें बताना है। देखो मैं आपको क्वेश्चन को समझा देता हूं, इसके अंदर दो ऑप्शन और होने चाहिए थे, ये बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए आप लोगों से यहां पे कह रहा है कि एक लाइट बल्ब है जिसकी रेटिंग है 44 वॉट, ठीक है, और ये 44 वॉट जो रेटिंग करी गई है 220 वोल्ट पे करी गई है। तो पहले तो आप एक काम करो, इसकी रेजिस्टेंस निकाल लो। तो V स्क्वायर रेटेड वोल्टेज अपॉन रेटेड पावर, तो आप यहां पर देखो रेटेड वोल्टेज 220 इंटू 220 अपॉन 44, तो रेजिस्टेंस कितनी निकल के आएगी जरा सारे बच्चे यहां पर बताएंगे रेजिस्टेंस कितनी निकल के आएगी। तो 220 इंटू 220 डिवाइड कर दूं अगर मैं 44 से, तो ये आएगा 1100, तो इसकी रेजिस्टेंस निकल के आई 1100 ओम। ये किसकी है? बल्ब की। और फैन की अगर बात करूंगा तो फैन की रेटिंग है 60 वॉट 110 सप्लाई पे, तो फैन के लिए अगर मैं बात करूंगा तो V स्क्वायर बाय R करूंगा तो 110 इंटू 110 अपॉन V स्क्वायर अपॉन P, तो कितनी पावर कितनी है इसकी? 60 वॉट। तो 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाय 60 72,000 कितना है? हाँ 110 डिवाइडेड बाय 60 200 वॉट। तो फैन की जो रेजिस्टेंस निकल के आ रही है 200 वॉट निकल के आ रही है। अगर सेम वोल्टेज पे होता ना, दोनों सेम वोल्टेज पे रेटिंग करी गई होती, तो जिसकी पावर ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस कम। तो देखो अब आप लोग से कह रहा है कि आप इसी फैन और बल्ब को ना 220 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर देते हो, तो आपने फैन को जिसकी रेजिस्टेंस है 220 जिसकी रेजिस्टेंस 201 ओम या 200, हाँ जिसकी रेजिस्टेंस 201 ओम निकल के आ रही है 201 ओम, आप इसको कनेक्ट करोगे 220 वोल्ट की बैटरी से, या फिर आप फैन को बल्ब को कनेक्ट कर रहे हो 220 वोल्ट की बैटरी से। तो बताओ किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा? तो सबसे पहले रेजिस्टेंस ज्यादा है किसकी? फैन की। नहीं, रेजिस्टेंस बल्ब की ज्यादा है और फैन की कम है। अब क्योंकि अब देखिए ना, तो इसका मतलब जिसकी रेजिस्टेंस कम वो ज्यादा करंट लेगा, तो करंट फैन के अंदर ज्यादा जाएगा और बल्ब के अंदर कम जाएगा। बस इस तरीके से आप लोग जो है डिसाइड कर लेते हैं कि सही ऑप्शन कौन सा है। दो ऑप्शन इसमें, तो इसमें चेक कर लें कौन सा ऑप्शन सही है। रेजिस्टेंस बल्ब की ज्यादा है एंड करंट ड्रॉज ग्रेटर करंट देन फैन, गलत, फैन से कम करंट लेता है बल्ब। ठीक है, द लाइट बल्ब हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस एंड ड्रॉज स्मॉलर करंट, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग जो है चीजों को पढ़ते हुए सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। इसको हम लोगों ने वन शॉट में भी करा था और पहले भी करें, तो इनको आप जरूर से ध्यान से देख लीजिए। हाँ, तो जैसे मैं आप लोगों से कह देता हूं कि वीआई ग्राफ बनाना है, तो भाई कोई बात नहीं है सर, हम तो देखो 1 मिनट का टाइम लगता है वीआई ग्राफ बनाने में, तो ये बना दिया सर वीआई ग्राफ, और ये बन गई हमारे पास, इसका स्लोप रेजिस्टेंस देता है। मैंने कहा ये ग्राफ सही तो है लेकिन ये ग्राफ गलत है, क्योंकि अगर आपको ये सिर्फ वीआई ग्राफ बनाया जाए, सिर्फ ऐसा दे ड्रॉ वीआई ग्राफ, तो आप ऐसा ग्राफ बना दोगे। बट आप लोगों से क्या बोल रहा है बताइए जरा, क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना है। आप लोगों से क्या बोल रहा है? वीआई ग्राफ फॉर सेल, सेल के लिए बनाना है। तो सेल के लिए कहानी अलग है, तो सेल के लिए जो वीआई ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है। बोला सर ऐसा क्यों बनता है? और इसका जो स्लोप है वो हमें देता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। क्या देता है? इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका जो स्लोप है वो क्या देगा? इंटरनल रेजिस्टेंस।
अरे सर ये कैसे हुआ, आप मुझे समझा दीजिए। मैं आपको बिल्कुल समझा देता हूं, कोई बात नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर? ये सेल की इक्वेशन है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। ले 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 ले, बोलो हाँ या कि ना? ये सेल की इक्वेशन है। हाँ सर है, बिल्कुल। v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। अब देखना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस आई आर प्लस ई? बोलो लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? हाँ सर लिख सकते हो। आपने क्या ही किया है, बस इसको सीधा ही तो कर दिया। अच्छा ये बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, v इज इक्वल टू आर को थोड़ा सा पहले लिख दूं, माइनस आर आई प्लस ई? बोलो हाँ या ना, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बोलो ना। अरे आप मत करो कमेंट, मुंह से तो बोलो, कुछ तो बोलो। रानी, ओ रानी, रानी पुष्पा। देखिए, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर, अब आप मुझे बताओ ये कहां पे है? बोला वाई एक्सिस पे। ये कहां पे है? देखो ना, ये एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, अच्छा तो क्या हम इसको ऐसे इक्वेशन बना सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी? हाँ सर बिल्कुल कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि y एक्सिस पे v है, x एक्सिस पे i है। तो अब आप मुझे यहाँ पे ये बताओ, आप मुझे यहाँ पे ये बताओ कि m क्या होता है? सर m तो स्लोप होता है। तो स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बोला माइनस आर, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस। माइनस साइन बताता है कि एंगल जो है 90 से बड़ा है। माइनस साइन बता रहा है कि स्लोप जो है वो निगेटिव है। निगेटिव मतलब 90 से बड़ा है, इसीलिए हमें 90 से बड़ा मतलब ऐसे ग्राफ हमें बनाना पड़ा। बताइए क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, और ये सी क्या है? सी है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का मतलब है कि वाई एक्सिस पे लाइन कहां कट कर रही है? तो वाई एक्सिस पे यहां कट कर रही है, इसी को हम बोलते हैं ईएमएफ। और वैसे भी वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? ईएमएफ ही तो बोलते हैं, बस हमने लिख दिया। तो कभी भी आपसे पूछा जाए वी आई ग्राफ ड्रॉ करना है सेल के लिए, तो समझ लीजिए ये ऐसा ग्राफ बनाना है। और इसमें पूछता भी है कि वी आई ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है फॉर अ सेल, तो बोलना इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आपको इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा, दिमाग में क्लैरिटी बनेगी। अच्छा, इसके बाद एक ग्राफ होता है वी वर्सेस कैपिटल आर ग्राफ। तो v वर्सेस कैपिटल R ग्राफ अगर मुझे ड्रॉ करना है, तो देखो v इज इक्वल टू क्या होता है? IR होता है कि नहीं होता? हाँ सर बिल्कुल होता है। अगर v इज इक्वल टू IR होता है, तो आप अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली v वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली वोल्टेज बढ़ेगा। बट जरा सोचो कि अगर सेल ही पूरी 12 वोल्ट की है, तो क्या वोल्टेज 12 वोल्ट से ऊपर निकल सकता है? बोला नहीं सर, सेल तो इनपुट है ना, सेल ही तो मेन सोर्स है, तो मेन सोर्स से ज्यादा वोल्टेज थोड़ी ना हो जाएगा। तो इसका मतलब है आप स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस को बढ़ाते हो बढ़ाते हो बढ़ाते हो तो वोल्टेज बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, बट एक पॉइंट के बाद वोल्टेज नहीं बढ़ सकता, वोल्टेज की वैल्यू सैचुरेट हो जाती है ना, मतलब मैक्सिमम हो जाती है। तो आप यहां पर समझिए कि ये ग्राफ बनेगा, स्टार्टिंग में तो वोल्टेज बढ़ रही है, रेजिस्टेंस बढ़ रही है, और एक पॉइंट पे आके ये सैचुरेट हो गई कि आप कितनी भी रेजिस्टेंस बढ़ाओ वोल्टेज और नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो आप यहां पर समझिए कि वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग कहते हैं ईएमएफ। ठीक है, और जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होती है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो वोल्टेज होता है वो ईएमएफ का हाफ होता है, E/2 होता है। ठीक है, ध्यान रखिए। ये हो गया। अब इसके बाद ये बीआर ग्राफ हो गया फॉर सेल। ये बीआर ग्राफ हो गया फॉर सेल, सेल के लिए बीआर ग्राफ हो गया। अब इसमें आपको ध्यान देना है, यहां पर आप लोगों को ध्यान देना है कि अगर आपसे कह दिया जाए कि ई वर्सेस आर ग्राफ ड्रॉ करना है, ईएमएफ का रिलेशन रेजिस्टेंस के साथ, ईएमएफ वर्सेस रेजिस्टेंस, तो ईएमएफ का रेजिस्टेंस से क्या लेना देना है? तो आंसर है ईएमएफ का रेजिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। ईएमएफ का मतलब है मैक्सिमम वोल्टेज या मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इन ओपन सर्किट। इन ओपन सर्किट, ओपन सर्किट का मतलब है कि बाहर की दुनिया से मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप इतना काम करेंगे कि ईएमएफ का रेजिस्टेंस से कोई लेना देना ही नहीं है। ईएमएफ हैज नथिंग टू डू विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। आप रेजिस्टेंस को घटाइए, बहुत फोन आ रहा है, सॉरी गाइस। आप रेजिस्टेंस को घटाइए या आप रेजिस्टेंस को बढ़ाइए, ईएमएफ सेम ही रहेगा, ईएमएफ सेम ही रहेगा। ठीक है, ध्यान दो जरा। हेलो, हाँ अंकल मैं उसको करता हूँ, थोड़ा काम कर रहा हूं मैं। हाँ मैं कर दूंगा अभी थोड़ी देर से। नहीं नहीं आप डाल दो, मैं थोड़ी देर से उसको करवा देता हूँ। हाँ हाँ, अच्छा बताओ क्या इतनी बात क्लियर हुई? क्या इतनी बात क्लियर हुई? बोलिए। हाँ चलो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो अब हमें मिल जाता है एक क्वेश्चन मिलेगा, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर ये बता दिया, ये आपको एक ग्राफ दे रहा है, स्ट्रेट लाइन प्लॉट शोइंग, ये मतलब आपको ग्राफ दिया है और इस ग्राफ में आपसे पूछ रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो। तो भाई साहब हम लोग कर लेंगे। ये ग्राफ में यहाँ पे V लिखा है और यहाँ पे I लिखा है I एम्पियर, हो सकता है आपको दिखाई दे रहा हो। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो बोला इस ग्राफ का स्लोप निकाल लो। स्लोप मतलब y एक्सिस अपॉन, वैसे अपन को मिलेगा ये, तो अपने दिमाग के फ्यूज उड़ जाएंगे। बोला है इसमें तो कोई हिंट ही नहीं दी, इसमें तो कोई वैल्यू नहीं दी, पक्का नहीं दी। तो आप क्या करोगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस की जगह क्या लिख दोगे? बोला y एक्सिस कहां तक गई है? बोला 5.6 तक।
और एक्स एक्सिस कहां तक है, बोला 2.0 तक, तो 5.6 अपॉन 2.0, तो ये बन गया 2.8 ओम। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। बाय चांस इस क्वेश्चन में पूछ ले कि ईएमएफ और कैलकुलेट कर लो, तो ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे गाइस, ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे, ईएमएफ का मतलब मैक्सिमम वोल्टेज इन ओपन सर्किट, तो मैक्सिमम वोल्टेज इस यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज कहां देखने को मिल रहा है, तो ईएमएफ जो आप बोलोगे मैक्सिमम वोल्टेज 5.6 वोल्ट होगा, यही ईएमएफ कहलाएगा। बोलिए क्लियर है, इतनी बातें ध्यान से सुनिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। अब जैसे मान लीजिए कि इन पर बेस्ड और भी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये सेल का बड़ा ही फेमस सा जो क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूं और इस टाइप के और भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको, फिर मैं आपको ले चलूंगा सेल के दो बढ़िया से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की ओर जो आप लोगों को सीख लेना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कभी भी सेल का आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आपको ये जो डिफरेंट हमने फॉर्मूले लिखे हैं ना, इन फॉर्मूले से ये निपट जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन निपट जाते हैं, है ना। इसी फॉर्मूले का ये अलग अलग वर्जन जो है ये होता है V इज इक्वल टू E प्लस आई आर। बताओ ये कब लगता है, ये लगता है डिस्चार्जिंग के टाइम पे जब सेल से करंट लिया जा रहा हो, और ये लगता है रिचार्जिंग के टाइम पे जब सेल को करंट दिया जा रहा हो। ठीक है, ध्यान रखोगे। अच्छा, डिस्चार्जिंग का मतलब क्या होता है वो चलो मैं आप करंट लेना, और रिचार्जिंग का मतलब करंट देना। ठीक है, इस पर बेस्ड और कहानी आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा गया है। अच्छा, एक और चीज तो मैंने आप लोगों को बताई दी है कि यदि ये मेरे पास सेल है, ये मेरे पास सेल है। ठीक है, अब इस सेल में अगर मैं बोल रहा हूं कि करंट की डायरेक्शन, तो बोलना प्लस से माइनस होती है आउटसाइड द सेल, और माइनस से प्लस होती है इनसाइड द सेल। ये करंट की डायरेक्शन होती है। बताइए, इज इट ओके गाइस। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब रिचार्ज करेंगे तो रिचार्जिंग वाले में डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। आगे क्या कहानी लिखी हुई है, जैसा ऐसा लिखा है वैसा वैसा बताएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ सेल इज 8.5 वोल्ट। बोला पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ नहीं बोला, कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेल के टर्मिनल के बीच में 8.5 वोल्ट है। व्हेन 3 एम्पीयर करंट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इनसाइड द सेल। नेगेटिव टू पॉजिटिव इनसाइड द सेल, मतलब ये मुझे बताइए नेगेटिव टू पॉजिटिव इनसाइड द सेल, यानी कि ये नॉर्मली तो करंट की डायरेक्शन है, सेल के अंदर तो यही डायरेक्शन ऑफ करंट होती है। तो कह रहा है जब करंट की वैल्यू 3 एम्पियर है, इनसाइड द सेल डायरेक्शन दी है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और सेल के अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव ही होती है, मतलब ये नॉर्मल करंट लेने वाला केस है, मतलब डिस्चार्जिंग वाला केस है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद वो आगे क्या दे रहा है, आगे दे रहा है कि व्हेन 2 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। कह रहा है कि जब, अब देखना सेल के अंदर करंट की बात हो रही थी, सेल के अंदर कह रहा है कि अब 2 एम्पियर, जब 2 एम्पियर करंट फ्लो होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब अब उसने पोलैरिटी बदल दी। पोलैरिटी बदल दी मतलब इस बार क्या बना दिया उसने, रिचार्जिंग वाला केस बना दिया। रिचार्जिंग, नॉर्मल केस में तो यही होता है कि प्लस से माइनस करंट फ्लो होगा आउटसाइड, और माइनस से प्लस इनसाइड। तो भाई माइनस से प्लस जब भी करंट फ्लो हो रहा है इनसाइड द सेल, तो वो डिस्चार्जिंग वाला केस है। बट अगर सेल के अंदर इसी का डायरेक्शन को आप रिवर्स कर दोगे तो ये रिचार्जिंग वाला केस बन जाएगा। ठीक है, तो आगे क्या लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस इज 11 वोल्ट। तो कह रहा है कि इस केस में जब 2 एम्पियर करंट लिया जा रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 11 वोल्ट है। तो बताइए जरा, कैलकुलेट द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो आपको सेल का ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है। जब भी ऐसा केस बन जाए तो आपको दो कंडीशन दे दी। पहली कंडीशन है वोल्टेज इतना है करंट इतना है, दूसरे वोल्टेज इतना है करंट इतना है, और उसने ये भी बता दिया कि डिस्चार्जिंग वाला केस है और रिचार्जिंग वाला केस है। गॉट इट गाइस। ठीक है, अब आपको यहां पर क्या करना है, बस दो अलग अलग इक्वेशन बनानी है। तो पहला काम हम ये करेंगे कि V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, ये रिचार्जिंग वाला केस है, तो 8.5 इज इक्वल टू ईएमएफ की वैल्यू निकालनी है, इंटर रेजिस्टेंस निकालनी है, करंट कितना है 3 और स्मॉल r निकालना है। अब हम बात करेंगे केस 2 में। अगर हम लोग केस 2 की बात कर लेंगे, अगर हम लोग केस 2 की बात कर लेंगे तो केस 2 में आप लोग देखिए ये कितना बन रहा है, V इज इक्वल टू E प्लस आई आर, E प्लस आई आर, तो 11 वोल्ट, 11 वोल्ट, और उसके बाद E प्लस आई आर, E की जगह क्या लिखेंगे बताओ जरा, E की जगह लिखेंगे 11 वोल्ट, सॉरी 11 तो हो गया, E प्लस I की जगह क्या लिखेंगे, करंट की जगह क्या लिखना है बताओ, करंट की जगह लिखना है 2 एम्पियर, तो 2, और रेजिस्टेंस की जगह क्या लिखना है R। तो मेरे पास ये दो कंडीशन हो गई, मेरे पास ये दो कंडीशन हो गई, ये 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। बस अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दूंगा, बस अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, ध्यान रखिए, अब मुझे बस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और मुझे कुछ नहीं करना। सॉल्व भी क्या, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देता हूं। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, दो इक्वेशन सॉल्व करूंगा तो देखिए जरा, 8.5 इज इक्वल टू E माइनस 3R, और दूसरी क्या है 11 इज इक्वल टू E प्लस 2R। अब देखिए जरा, सॉल्व करने पे अगर मैं माइनस करता हूं तो ये हो गया माइनस, ये भी हो गया, तो ये बनेगा माइनस का 2.5 और ये बनेगा माइनस का 5R। तो यहां से R की वैल्यू आ जाएगी 0.5 ओम। अब आपको एक काम करना है कि आपको ईएमएफ की वैल्यू बतानी है।
तो पुट दिस वैल्यू, इस वैल्यू को उठा के कहां रख दो, इन इक्वेशन 1। आपको ये वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में टपका दो। तो जैसे आप इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 में पुट करोगे, गाइस क्या बोल रहा हूं, नींद में तो नहीं हो, जाग रहे हो? ओ बोलो हाँ सर जाग रहा हूं। तो बताओ जरा, इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 में पुट करो और ईएमएफ की वैल्यू निकाल दो, ये ईएमएफ की वैल्यू निकाल दो, ठीक है? बस बहुत बढ़िया। चलो आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूं सो दैट क्लैरिटी हो जाए। ये ईएमएफ की वैल्यू को निकाल के कमेंट सेक्शन में लिखना, तभी मुझे पता पड़ेगा कि आप जाग रहे हो, ठीक है? तभी मुझे पता पड़ेगा गाइस आप लोग जाग रहे हो। मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं और आपको साथ ही साथ फिर से ये बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग क्लास 12th में अच्छा करना चाहते हो सच में, तो आपके पास एक बढ़िया डिसेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक होना चाहिए। तो मिशन 95 प्लस जो बुक है, मिशन 95 प्लस बुक आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन होगा गाइस। तो अगर आप इस बुक के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लोगे तो 12th क्लास आप लोगों के लिए एकदम आसान हो जाएगी। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इस बुक के अंदर आपको सब कुछ मिल रहा है, हैंड रिटन नोट्स, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन, बोर्ड के पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी एग्जामिनर के क्वेश्चन, और वो भी सारा का सारा इंपॉर्टेंट कलेक्शन जो मैंने खुद ने डिजाइन करा है आप लोगों के लिए। तो मिशन 95 प्लस बुक अगर आपके पास है तो आप 95 प्लस की तैयारी में जुट गए हो गाइस। तो ये बुक आप सभी बच्चों के पास होनी ही चाहिए। मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, ठीक है? आप इस लिंक से डायरेक्ट इसको बुक को परचेज कर लो, ठीक है? आप वैसे भी कर सकते हो, लिंक से अगर आप परचेज कर लोगे तो आपको सही प्राइस पर जो होगी ना वो बुक मिल जाएगी, ठीक है? तो लिंक दे रहा हूं वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में, तो जरूर से आप लोग जो है बुक को ले सकते हैं, ठीक है? चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और जहां पर हम लोग थे हम वहां तक पहुंच जाते हैं। तो चलो मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा था। तो आप यहाँ पर ना एक क्वेश्चन लिखिए, जैसे कभी आपसे पूछा जाए, कभी आपसे पूछा जाएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट सा और फेमस सा, काफी बार पूछा गया पीवाईक्यू है गाइस, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसे आप लोगों से यहां पर ये कहा जाएगा कि ये ना गाइस मेरे पास एक सेल है, ठीक है? हम लोग ऐसे बोलते हैं कि ये मेरे पास सेल है, ये मेरे पास सेल है और ये मेरे पास एक सेल है। दोनों सेल की कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, ये 2 ओम है और इंटरनल रेजिस्टेंस की 0.5 ओम और 0.5 ओम है, ठीक है? ये बैटरी आप लोग मान लीजिए 8 वोल्ट की है और ये बैटरी आप लोग मान लीजिए 6 वोल्ट की है, ठीक है? अब आपसे कह रहा है कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बोल रहा है कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 वोल्ट बैटरी, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 वोल्ट बैटरी। ध्यान दो जरा, तो 6 वोल्ट की जो बैटरी है उसके अक्रॉस हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। आप कहोगे सर ये 6 वोल्ट दिया तो है भाई, वो 6 वोल्ट जो है ईएमएफ है। कभी भी ऐसे इंटरनल रेजिस्टेंस के पास कोई वोल्टेज की वैल्यू लिखा हो वो हमेशा ईएमएफ होती है, ठीक है? बात समझ में आ रही है प्यारे लाल? अच्छा, तो यहां पे ना एक वोल्ट मीटर लगा दिया, कह रहा है कि आप वोल्टेज मेजर करो, ठीक है? कर लेंगे, हाँ कर लेंगे। तो सबसे पहले मुझे इस सर्किट में ना पहले ये पता करना होता है कि ये सेल रिचार्ज हो रही है डिस्चार्ज हो रही है, ठीक है? तो एक पहचान सुन लो आप लोग, कभी भी प्लस से अगर करंट निकले, प्लस से करंट निकलेगा तो ये नॉर्मल कंडीशन है, डिस्चार्ज वाली कंडीशन है, ठीक है? और कभी भी प्लस में करंट घुसेगा मतलब ये उल्टा काम हो रहा है। प्लस में कभी भी करंट घुसेगा ना तो आप ये समझ लीजिए कि रिचार्जिंग वाला केस है। और आपको पता ही है डिस्चार्जिंग में कौन सा फॉर्मूला लगाना है और रिचार्जिंग में कौन सा। तो आप मुझे बताओ कि यहां पर करंट का क्या होगा। तो सर देखो, ये 6 वोल्ट प्लस यहां से करंट बाहर भेजेगी और 8 वोल्ट की बैटरी यहां से भेजेगी, लेकिन ज्यादा ताकतवर कौन सी बैटरी है बताओ जरा। तो बीच में करंट कैंसिल होना चाहिए। बोला हाँ सर, ज्यादा ताकतवर बैटरी बताइए कौन सी है। बोला सर ज्यादा ताकतवर है 8 वोल्ट। तो 8 वोल्ट का जो करंट है वो जिंदा रहेगा, 6 वोल्ट का मर जाएगा। तो करंट 8 वोल्ट से यहां से होते हुए और इसमें घुस जाएगा। तो जैसे ही करंट इसमें घुसेगा तो आप मुझे बताओ कि सेल क्या हो रही है, ये इसके प्लस में करंट घुस रहा है, ये सेल रिचार्ज हो रही है, ठीक है? रिचार्ज हो रही है, ठीक है? तो पहले एक काम करते हैं, करंट निकाल लेते हैं। ये दोनों सेल एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, कैंसिल, बोला कैंसिल करने की कोशिश कर रही हैं। ये 6 वोल्ट भेज रही है नीचे, 8 वोल्ट भेज रहे हैं ऊपर, तो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये कैंसिल कर रही है, ठीक है? तो बताओ करंट की वैल्यू 8 - 6 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 0.5 प्लस 2 प्लस 0.5, भाई इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल, तो ये बन जाएगा 3 ओम। तो करंट कितना आ गया 2/3 एम्पियर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 0.66 एम्पियर, ठीक है? अब आपको इस केस के लिए रिचार्जिंग के लिए कंडीशन V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर, तो लगाओ V इज इक्वल टू ई की वैल्यू 6 प्लस करंट की वैल्यू 0.66, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5, तो V इज इक्वल टू 6 प्लस 0, इसका अगर हम इंटू करेंगे तो 30, तो ये मेरे पास निकल के आएगा 0.3, तो V इज इक्वल टू 6.33 वोल्ट जो है हमारे पास ये आ गया। मतलब ये रिचार्जिंग वाला केस था, तो वोल्टेज ईएमएफ से बड़ा आ रहा है, देख रहे हो? वोल्टेज बड़ा आ रहा है ईएमएफ से, ईएमएफ 6 वोल्ट था, ठीक है? ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लाला, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? कर लेना इसको। अब मान लीजिए कि अगर यही चीज आपसे ये कह दिया जाए कि फाइंड वोल्टेज अक्रॉस 8 वोल्ट, तो बताओ 8 वोल्ट में क्या हो रहा है। तो सर 8 वोल्ट से तो करंट निकल रहा है,
8 वोल्ट से करंट निकल रहा है ना, ठीक है, और 6 वोल्ट में घुस रहा है, अब 6 वोल्ट के अक्रॉस तो निकाल लिया, 8 वोल्ट के अक्रॉस तो भाई 8 वोल्ट से करंट निकल रहा है क्योंकि ये ज्यादा ताकतवर है, तो ये डिस्चार्जिंग वाला केस है, डिस्चार्जिंग वाले केस में V इज इक्वल टू E माइनस IR लगाएंगे, करंट की वैल्यू आपके पास है, तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि सर होमवर्क का आंसर ये है कि 8 वोल्ट जो EMF है उसका वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है। गाइस आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे या नहीं बताओगे, जल्दी जल्दी बोलो, बताओगे या नहीं बताओगे, बताना पड़ेगा। चलिए अब देखो मैं आपको ले चलता हूं कि क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा, कह रहा है कांस्टेंट वोल्टेज कांस्टेंट है, ध्यान रखिए, कह रहा है कांस्टेंट वोल्टेज इज अप्लाइड एट द एंड्स ऑफ ए यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर देन हीट एज इज डेवलप्ड इन इट। कह रहा है कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, कोई वायर मान लो ये वायर का ए है और ये वायर का बी है एंड, ठीक है, इसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, तो वी वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है, तो यहां पे हीट डेवलप हो रही है H। इफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल डबल द रेडियस, अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल, मतलब वायर सेम है, वायर सेम मटेरियल का मतलब क्या है, सेम मटेरियल का मतलब है कि दूसरा वायर है बट रेजिस्टिविटी सेम है, डबल द रेडियस। देखो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर मैं ये बोल रहा हूं कि इसकी लेंथ L है, इसका एरिया A है, ठीक है, तो नए वाले की लेंथ कितनी कर रहा है, बोला डबल द लेंथ, देखो ट्वाइस द लेंथ डबल द रेडियस, रेडियस डबल है, मतलब अगर रेडियस डबल हो गई तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर था पहले, अब हो जाएगा पाई आर डैश का स्क्वायर, तो नया वाला एरिया कितना हो जाएगा, पाई 2r का स्क्वायर, तो a डैश इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका मतलब a डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a। मतलब ये हो गया, आपसे कह रहा है कि एक वायर से आपने करंट फ्लो कराया जिसकी लेंथ L थी, एरिया क्रॉस सेक्शन A था, तो H हीट प्रोड्यूस हुई। कह रहा आपने जो है दूसरा वायर लिया जिसका मटेरियल तो सेम था, मतलब रेजिस्टिविटी सेम थी, ठीक है, बट आपने लेंथ को कर दिया डबल और रेडियस को कर दिया कितना, रेडियस को भी डबल कर दिया, रेडियस को डबल करने से r को 2r करने से एरिया 4 टाइम्स हो गया, तो आपने एरिया को कर दिया 4 टाइम्स। तो कह रहा अब हीट कितनी डेवलप होगी, तो बहुत सिंपल सी बात है कि सबसे पहले मैं एक काम कर लेता हूं कि मैं रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेता हूं। तो आप यहां पर देखो नई रेजिस्टेंस क्या होगी, रो L डैश बाय A डैश, तो R डैश इज इक्वल टू रो L डैश की जगह मैं लिखूंगा 2L और A डैश की जगह मैं लिखूंगा 4A, तो R डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 रो L बाय A, रो L बाय A, ठीक है, तो R डैश इज इक्वल टू 1/2 की जगह 1/2 रो L बाय A की जगह मैं लिख दूंगा यहां पे कितना R, तो जो नई वाली रेजिस्टेंस है वो हो गई आधी। अब आप सोच के देखो कि अगर नई रेजिस्टेंस आधी हो गई तो करंट क्या होगा, अगर रेजिस्टेंस हाफ हो गई, न्यू रेजिस्टेंस जो है ये हाफ हो गई, रेजिस्टेंस अगर आधी हो गई तो करंट अपने आप क्या हो जाएगा, करंट अपने आप हो जाएगा डबल जो भी करंट था। तो भाई अगर इनिशियल हीटिंग अगर हम लोग मान लेते हैं कि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT थी, तो फाइनल हीटिंग क्या हो जाएगी H डैश, बताओ जरा, ये हो जाएगी आई डैश का स्क्वायर R डैश और ये टाइम तो ठीक है, तो H डैश इज इक्वल टू आई की जगह 2i, भाई देखो रेजिस्टेंस आधी तो करंट अपने आप डबल, 2i का स्क्वायर R डैश की जगह R/2 और ये T, तो H डैश इज इक्वल टू 4i स्क्वायर RT/2, तो ये बन जाएगा H डैश इज इक्वल टू 2 से ये कटेगा तो 2i स्क्वायर RT, तो आप यहां पर देखोगे कि H डैश इज इक्वल टू 2h हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब आपको जैसे इस क्वेश्चन में देखो वो रेजिस्टेंस वाला पिछला कॉन्सेप्ट लग गया, बच्चे गलती कर देते हैं कि बस R डैश को बता देते हैं R/2 और इस फॉर्मूले में R/2 लिख देते हैं जिससे उसका आंसर H/2 आ जाता है। गलती आपको ये नहीं करनी है कि R/2 आपने निकाल दिया, आप बच्चे क्या गलती करते हैं कि रेजिस्टेंस तो निकाल दी बट करंट को चेंज नहीं करते। तो हमेशा ये अंडरस्टूड होता है कि अगर रेजिस्टेंस आधी हो गई तो करंट अपने आप डबल हो जाएगा, आपको ध्यान रखनी है बात, करंट अपने आप क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा गाइस, ठीक है। आज की इस वीडियो के लिए ना हम लोग इतना रखेंगे, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन बताइए कि नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर आपको कौन सा चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द गाइस नेक्स्ट वीडियो। कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार कर रहा हूं, कमेंट सेक्शन में हवाबाजी बंद नहीं होना चाहिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।